जैसे हमने कल लास्ट क्लास में देखा था, गियर रेशियो बेसिकली क्या होता है एंड वेलोसिटी रेशियो एंड गियर रेशियो में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने समझ लिया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लुईस इक्वेशन, या इसे लिवाइस इक्वेशन ही बोल देते हैं। ठीक है, या लुईस इक्वेशन, मैं जनरली इसे लुईस इक्वेशन बोलता हूं तो मैं लुईस ही बोलूंगा। ठीक है, आप लिवाइस ही बोल सकते हैं। ठीक, तो लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, यही हमारी एमडी की। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप गियर की थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट जो होता है वो थ्योरी ऑफ मशीन में बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। ये हमारा मशीन डिजाइन का पार्ट होता है और मेन पार्ट हमारे लिए यही है। बाकी जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने कल आपको समझा दिए थे। अब यहां से हम आगे चलते हैं। ठीक है, लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या है, हमने कल इन चीजों को समझा था, अच्छे से समझा था, 90 डिग्री घुमा घुमा के बार बार इन चीजों को देखा भी था कि ये एक तरह से बीम की तरह ही दिखता है। ठीक है, अब उसी चीज को हम और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये ऐसे है, गियर है। ठीक है, पिनियन एंड गियर पता है आपको। ठीक है, ये पिनियन का भी टीथ हो सकता है, ये गियर का भी टीथ हो सकता है। ठीक है, पिनियन क्या होता है, आंसर दीजिए जल्दी से, पिनियन क्या होता है। बस सिंपल है ना, और कुछ नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर हो या ड्रिवन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा स्मॉलर गियर। बस ये क्या है, हमारा स्मॉलर गियर। ठीक, तो अब अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये पिनियन है, गियर है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अब जो इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, फाइनली फिर बताऊंगा कि हाँ वहां पर पिनियन होता है, गियर होता है। ठीक है, तो इस पर एफटी आपको समझ में आता है। एफटी बेसिकली क्या है, इस एफएन का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। एफटी ही लेते हैं डिजाइन में या नहीं, कल प्रूफ किया था। हम जो बीम स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एफटी की कंसिडरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि एफआर क्या होता है, एफआर होता है वेरी स्मॉल, एफआर इज वेरी स्मॉल देन एफटी। ठीक है, तो इसकी कंसिडरेशन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम हटा देंगे। ठीक है, साथ ही एक और कौन सी स्ट्रेस थी हमारी, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। ठीक है, ड्यू टू दी एफटी लोड, वो भी क्या आई थी, इस आउटर फाइबर्स पर, इन पर और इन पर क्या आई थी, 0। इस वजह से उसका भी कॉन्सेप्ट हम हटा देते हैं। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा एफटी का बेंडिंग इफेक्ट। तो हम बेंडिंग इफेक्ट को लेके चलेंगे, वही जो सिग्मा बी की बात कर रहे थे। तो सिग्मा बी को समझने के लिए मैंने इसको अलग से यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। ये चीज मैं फिक्स मान सकता हूं या नहीं, यस और नो बताइए। जैसे कल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मेरे पैर यहाँ पर आप धरती में अच्छे से फिक्स कर दो, तो आप अगर ऐसे हाथ को ऐसे ऊपर रखते हैं और यहाँ पर मान लीजिए एयर आ रही है, बहुत तेज से प्रेशर लगा रही है, तो मेरा यही तो जाके टूट सकता है ना, मैं तो फिक्स हूं ना उसके रेस्पेक्ट में। तो बस यही सेंस आपको लेके चलना है कि जो वीकर है वो क्या है, यहाँ गियर वीकर है, वो क्या है इस पोर्शन में, पूरे पोर्शन में, सॉरी टूथ, गियर तो टोटल है, इसका क्या पार्ट सबसे ज्यादा वीकर है, टूथ। जैसे आपको पता होगा शाफ्ट में सबसे ज्यादा वीक कौन सी चीज होती है, शाफ्ट में सबसे ज्यादा वीक कौन सी चीज होती है, ये कॉलेज टाइम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर के द्वारा कॉलेज टाइम में। शाफ्ट में सबसे ज्यादा वीक कौन सी चीज होती है, शाफ्ट में सबसे ज्यादा वीक होती है क्या, की। क्योंकि शाफ्ट कहीं पर भी होगी तो वो किससे कनेक्टेड होगी, कपलिंग में या फिर की में, कहीं ना कहीं की तो होगी, तभी तो शाफ्ट एक दूसरे में पावर ट्रांसमिट कर रही होगी। तो कहाँ किसके थ्रू करती है, वो की के द्वारा। तो की ही हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है, आपकी क्रिटिकल बॉडी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन सा होगा गियर में, उसका टूथ। ठीक है, तो टूथ की हमें डिजाइन करनी है, टूथ की डिजाइन हो जाएगी तो गियर की डिजाइन हो जाएगी, क्योंकि हमने सबसे वीकर सेक्शन की डिजाइन कर ली, तो ये चीज क्या है हमारी, सेफ। ये चीज क्या होगी, सेफ। बात क्लियर है, तो चलो इस पर चलते हैं। इस चीज को आप कैसे दिखा सकते हो, 90 डिग्री घुमा के, ऐसे भी। इस चीज को 90 डिग्री घुमा दो ऐसे करके, और ये चीज आपको कैसे दिखेगी, ऐसे। बस मुझे ये सेंस आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंस आपको कैसा दिख रहा है, एफ टी ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये जो एफ टी आया वो कहाँ पर आया, इसको मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा, छेड़खानी में यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, क्या, इसके लिए बेस विड्थ क्या है, बी। ठीक है, बेस विड्थ है बी। ठीक है, फेस विड्थ हो जाती है ये होती है बेस विड्थ। ठीक है, ये क्या है हमारी, टी थिकनेस ऑफ द बेस, थिकनेस ऑफ द बेस। थिकनेस ऑफ द टूथ बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअल थिकनेस ऑफ द टूथ का जो सिग्निफिकेंस होता है वो होता है यहाँ पर। आपको याद होगा मैंने कल भी बताया था, थिकनेस ऑफ टूथ होती है यहाँ से, ये क्या है, थिकनेस ऑफ द बेस। ठीक है, हमें जरूरत है थिकनेस ऑफ द बेस की, क्यों, क्योंकि हम बेस के कोरस्पॉन्डिंग ही इसका डिजाइन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन सा वाला क्रॉस सेक्शन होगा, बेस का। क्यों, कल समझाया था, क्या होता है वहां पर सबसे ज्यादा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहां एम मैक्स होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, एम मैक्स जहां होगा वहां क्या होगा, सिग्मा मैक्स। भाई ये फॉर्मूला भूल गए फिर से, एम मैक्स अपॉन जेड, एम मैक्स अपॉन आई एन ए।
ठीक है, याद ऐसे मत किया करो, m अपॉन आई एन ए इक्वल टू सिग्मा बी एट वाई अपॉन वाई। और मैंने इस चीज को समझा रखा है, अगर सिग्मा बी एट मैक्सिमम वाई की बात करोगे तो यहाँ वाई मैक्स इधर पहुंच जाएगा, क्या बचेगा, m अपॉन आई एन ए अपॉन में वाई मैक्स। और वाई मैक्स को ही हम क्या बोला करते थे, जब आई एन अपॉन वाई मैक्स की बात करते थे तो क्या बोलते थे, जेड मैक्स, यानी कि जेड की वैल्यू। जेड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब वाई मैक्स की बात होती है। तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, जब एम मैक्स लिखोगे तो सिग्मा मैक्स है और यहाँ क्या है, जेड मैक्सिमम है, मतलब जेड की वैल्यू मैक्सिमम के बेसिस पर ही ली जाती है, आई एन अपॉन वाई मैक्स। ठीक है, तो आई एन अपॉन वाई मैक्स से हमने जेड निकाला, जेड के बेसिस पर ये वाली चीज हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये एक पॉइंट फोर्स है, ऐसे मैंने पॉइंट फोर्स दिखा दिया यहाँ पर, एफ टी, ये वाली चीज हो गई एफ टी, ये यहाँ पर कहीं लग रहा है, ये डिस्टेंस क्या है मेरी, एच। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया एच से। ठीक है, हर तरफ से दिखाता रहूंगा जिससे कि हर तरफ से क्लियर रहे। ये चीज क्या है, एच। मैंने यहाँ अपनी स्टडी के हिसाब से इस चीज को कैसे मान लिया, एस, ऐसे। ठीक है, ये हमने बीम स्ट्रेंथ की इक्वेशन निकाल, बीम स्ट्रेंथ हमने निकाली है कहां पर, अपने सोम में। ठीक है, कि अगर एफ टी ऐसे लग रहा है एच डिस्टेंस पर, तो क्या होगा, मैक्सिमम मोमेंट कहाँ आएगा, इसका बीएमडी, इसका बीएमडी कैसा बनेगा, ऐसे, याद आ रहा है, बीएमडी ऐसा बनेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा कितनी होगी, एफ टी इंटू एच होगी, याद आ गई है, ये होगी एफ टी इंटू एच, जैसे हम पी इंटू एल किया करते थे, तो एफ टी इंटू एच होगी, मोमेंट आ गया। इसी मोमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारी क्या होगी, सिग्मा बी मैक्स, है ना, जब एम मैक्स है तो सिग्मा बी मैक्स निकलेगी, मतलब क्रिटिकल फाइबर हो गया ये। तो याद रखिएगा, मैं इन चीजों को यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल फाइबर इज द बेस क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रिटिकल फाइबर हमारा कौन सा है, ये वाला बेस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ओके, तो क्रिटिकल फाइबर जो हमारा बेस क्रॉस सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन लिखो इसे, फाइबर नहीं, थोड़ा ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि फाइबर इसमें कैसे काटते हैं हम, ऐसे करके, ठीक है, लेयर्स काटते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे क्रिटिकल सेक्शन इज द बेस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जहां वेयर एम क्या मिल रहा है मुझे, एम एक्स, सो सिग्मा बी क्या मिलेगा मुझे, सिग्मा मैक्स, एंड कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा मैक्स मुझे कहां मिलेगी, जहां पर मेरा वाई मैक्स होगा, है ना, क्योंकि एक तो हो गया ये सेक्शन के, इस सेक्शन पर मुझे सिग्मा मैक्स मिलेगी, और उस सेक्शन पर भी सिग्मा मैक्स हमारी कहां सबसे ज्यादा मिलती है, सिग्मा बी पर, सॉरी वाई मैक्स पर, जैसे हमने ये देखा था, जैसे हमने यहां पर ये देखा था, ए दैट इज द फिगर, ये सबसे इधर वाले फाइबर पर क्या मिला था मुझे, सिग्मा बी मैक्स। ठीक है, तो सिग्मा बी मैक्स हमें कहाँ मिल रहा है, एक पर्टिकुलर फाइबर पर, जो कि फाइबर मैं कहाँ पर लेके चल रहा हूँ, ये यहाँ पर। ये वाले जो फाइबर है, कौन से वाले फाइबर, या तो ये वाला या फिर ये वाला एक्सट्रीम फाइबर्स, या ये वाला या ये वाला। तो जो ऊपर या नीचे वाले फाइबर इस सेंस में, या इधर वाले और इधर वाले फाइबर इस सेंस में, उन पर क्या होगा मेरा सिग्मा बी मैक्सिमम। बात क्लियर है, तो मैं उसी के हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसी के हिसाब से डिजाइन कर रहा हूँ, तो डिजाइन हम थोड़ा आगे कर लेते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पर सिंपल वही फिगर रख रहा हूँ जो अभी आपने निकाला फाइनली, ये निकाला, यहाँ पर ये एफ टी लग रहा है, ये एच लग रहा है। ठीक है, इसके लिए फॉर फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन एट एक्सट्रीम फाइबर, समझ रहे हो, ये चीज क्या हो गई, वाई मैक्स। फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन मेरा कौन सा हो गया, जहां एम मैक्स, क्लियर हो गया। ठीक है, सिग्मा बी मैक्स कितनी हो जाएगी, सिग्मा बी मैक्स एम मैक्स अपॉन जेड। ठीक है, जेड तो ऑब्वियसली जेड ही होता है, मैक्स ही होता है वो। ठीक है, जेड, ठीक, तो एम मैक्स की वैल्यू कितनी है, एफ टी इंटू एच। ठीक है, एफ टी इंटू एच अपॉन में जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू इस फिगर से निकालो। जेड यहाँ पर कौन सा होगा, जेड याद है ना, यहाँ पर बेंडिंग कैसे हो रही है, इसमें एफ टी ऐसे लग रहा है, तो बेंडिंग कैसे हो रही है इधर की तरफ, तो न्यूट्रल एक्सिस कौन सी हो गई, ये वाली दिख रही है ना, न्यूट्रल एक्सिस इस वाले क्रॉस सेक्शन की। न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस कितनी होती है, इनफाइनाइट, है ना, बता रखा है पहले से। तो न्यूट्रल एक्सिस इस वाले क्रॉस सेक्शन की जो मैंने हैश से दिखा रखा है वो ये वाला है। इस पर आप न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसे घुमाओ, ऐसे घूमेगा ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो जब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा तो कितना हो जाएगा, बी टी स्क्वायर वाई, भाई जिस पर न्यूट्रल एक्सिस कट रही है उसका क्यूब। आपको जेड अगर निकालना है तो क्या लिखोगे, आई एन ए अपॉन वाई मैक्स, ये लिखोगे। आई एन ए क्या होता है,
जिस पर न्यूट्रल एक्सिस कट रही है उसका क्यूब मतलब टी का क्यूब, साथ ही बी का प्रोडक्ट बी टी क्यूब अपॉन 12, है ना, याद आ रहा है, बी टी क्यूब 12 अपॉन वाई मैक्स कितना होगा, ये चीज होगी वाई मैक्स जो कि होगी टी वाई टू। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टी वाई टू। सो आउटकम क्या आ गया, बी टी स्क्वायर अपॉन में 6। ये सीधा लिख लूं वहां पर, बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना? तो यहाँ पर ये सीधा लिख लेता हूँ, कितना आ गया, बी टी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो 6 एफ टी एच अपॉन में बी टी स्क्वायर। अब क्या करो, अब इस चीज को यहाँ पर प्रोडक्ट में ले आओ, तो एफ टी बेसिकली यहाँ निकाल लो। एफ टी क्या है, मेरी लोडिंग ना, तो उस एफ टी को मुझे डिजाइन करना है। तो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी मैक्स इंटू बी टी स्क्वायर बाई में 6h, है ना। अब यहाँ करो, एक काम करो, यहाँ पर ये चीज तो यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब इसी चीज में पहले इस चीज को यहीं रहने दो ऐसे। अब यहाँ लिखो फिर से सिग्मा बी मैक्स इंटू में बी टी स्क्वायर बाई 6h, यहाँ m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से जो ये वाला पॉइंट बन रहा है, इसको, ये वाला जो पॉइंट बन रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं y, सॉरी दिस विल बी दी, हाँ y की वैल्यू क्या है हमारी, टी स्क्वायर बाई 6mh। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लुईस फॉर्म, हाँ मॉड्यूल फॉर्म फैक्टर। हमने m जो है मॉड्यूल से डिवाइड एंड मॉड्यूल से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फाइनल आउटकम आ रहा है, दैट इज दी टी स्क्वायर बाई 6mh। इसे हमने बोला लुईस फॉर्म फैक्टर। ऑब्वियस है कि लुईस साहब ने ड्राइव किया तो अपना नाम रखना था, तो उन्होंने अपना नाम ये रखा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आउटकम आ रहा है सिग्मा बी मैक्स इंटू, यहाँ पर इसको टी स्क्वायर 6h को हमने क्या लिख दिया, y इंटू बी इंटू एम। ये फाइनल निकल के आया, दैट इज दी एफ टी। ये एफ टी क्या है, दिस इज द टेंजेंशियल लोड। ठीक है, ये जो टेंजेंशियल लोड यहाँ पर लग रहा है, यही तो काम कर रहा है ना इसको क्या कराने का, रोटेट कराने का। तो बीम जो है, बीम बेसिकली जो मेरा टूथ है, जो बीम है वो एफ टी को झेल जाए, यही तो कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब उसमें कितना मैक्सिमम एफ टी, भाई देखो यहाँ सिग्मा बी मैक्स है, तो सिग्मा बी मैक्स के कोरेस्पोंडिंग एफ टी क्या होगा, मैक्सिमम। सो ये कितना एफ टी झेल सकता है ये वाला बीम, ये वाला बीम। इससे अगर थोड़ा सा भी एफ टी बढ़ा दिया, थोड़ा सा भी एफ टी बढ़ा, तो सिग्मा बी मैक्स क्या हो गई, बढ़ गई। भाई एफ टी तभी तो बढ़ेगा जब सिग्मा बी मैक्स आप थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे, मतलब एफ टी बढ़ा दोगे तो सिग्मा बी मैक्स अपनी वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट। एम क्या है उस टिथ के लिए, सॉरी उस गियर के लिए कांस्टेंट, मॉड्यूल क्या है कांस्टेंट। जो हमारे पास टी स्क्वायर बाई 6mh में है, उसमें क्या एफ टी कहीं आ रहा है, एच क्या है फिक्स है, एम क्या है फिक्स है, टी क्या है फिक्स है। इसका मतलब एफ टी की वजह से ये भी नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो इस चीज को। बी क्या है फिक्स है, फिर से फेस विथ। बाई क्या हो गया, ये वाली चीज फिक्स हो गई। यहाँ अगर एफ टी बढ़ाओगे तो सिग्मा बी बढ़ेगा, एफ टी बढ़ाओगे सिग्मा बी बढ़ेगा। अगर सिग्मा बी बढ़ेगा तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट से जैसे ही ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर ब्रिटल है टूट जाएगा, नहीं तो डक्टाइल अपनी यील्डिंग के बाद में परमानेंट डिफॉर्मेशन चला जाएगा, जो कि है हमारे लिए बिल्कुल यूजफुल, यूजलेस। यूजलेस क्यों, क्योंकि अगर गियर जरा सा भी ऐसे हो गया, जैसे बनाया था उसका गियर अब ऐसे हो गया, तो अब वो तो बेकार है ना हमारे लिए। ठीक है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब सिग्मा बी मैक्स से ऊपर एफ टी नहीं होना चाहिए। सेंस समझ में आ गया। तो एफ टी इज द मैक्सिमम, एफ टी क्या है, मैक्सिमम लोड। इस सेंस में मैक्सिमम लोड, किस सेंस में, जब मैंने सिग्मा बी मैक्स लिया। और ये फॉर्मूला किसके बेसिस पर निकाला है, सिग्मा बी मैक्स के, क्योंकि हमने जेड लिया है, बी टी स्क्वायर बाई 6 मैक्सिमम फाइबर वाला। ठीक है, तो सिग्मा बी मैक्स है तो मैक्सिमम लोड है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हमारी बीम स्ट्रेंथ, यानी कि मैक्सिमम लोड कैपेसिटी। इसको यहां पर लिखो ऐसे, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, दिस इज द मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी। यही जो मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है, यही इस इक्वेशन को क्या बना देती है, बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। बात समझ में आ रही है कि आपको एफ टी की वैल्यू इस वैल्यू से कम रखनी है, और ये वैल्यू आप डिजाइन कर सकते हो। सिग्मा बी मैक्स किसी मटेरियल के लिए पता होगा, है ना, बेंडिंग जो मैक्सिमम है वो क्या होगी, सिग्मा यील्डिंग के बराबर। समझो इस चीज को, ये क्या होगी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी सिग्मा यील्डिंग। अगर मान लीजिए वो कास्ट आयरन का बना है, मान लीजिए वो हमारा स्टील का बना है, तो स्टील के लिए सिग्मा वाई की वैल्यू मान लीजिए 250 है, तो 250 फिक्स हो गई। वाई क्या है, टी स्क्वायर बाई 6mh, एक टूथ के लिए भी फिक्स हो गया। टीवी, एचबी, एमबी, बी क्या हो गया, फिक्स हो गया उस टूथ के लिए। एम क्या हो गया, फिर से फिक्स हो गया। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या हो गई, फिक्स। इसके लिए हम मैक्सिमम एफ टी निकाल सकते हैं।
उस पर्टिकुलर टूथ के लिए निकाल सकते हैं, तो आपके पास जो लोड है ना वो इस एफटी से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपकी इस इक्वेशन से क्या सीधा मिलकर आ रहा है, मुझे मैक्सिमम लोड इतना झेल सकता है, पहले से डिजाइन हो गया कि इस टूथ पर जो आप डिजाइन कर रहे हो उस पर मैक्सिमम लोड इतना आ सकता है। तो आपको इतना लोड अगर लगाना है, आपके पास क्या होता है, पहले से लोड गिवन, आपको क्या करना है, पावर ट्रांसमिट करनी है। गियर का मेन पर्पस क्या है, पावर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसमिट करना। पावर ट्रांसमिशन किसके बेसिस पर होता है, टी इंटू ओमेगा। टी क्या है यहाँ पर, टॉर्क इंटू ओमेगा। ओमेगा मान लीजिए आपने कोई फिक्स रख लिया कि आपको इतना रोटेशन चाहिए, तो टी कितना हो गया, एक फिक्स हो गया, उस ओमेगा के लिए टी फिक्स हो गया। पावर ट्रांसमिशन आपकी कॉन्स्टेंट होती है, यहाँ से पावर जो जा रही है वो इतनी पावर इसमें जाएगी। तो जब टी कॉन्स्टेंट हो गया, टी क्या है, एफ टी इंटू आर। एफ टी इंटू आर, तो आप या तो आर को बढ़ाओ या टी को बढ़ाओ, बट अगर आर को बढ़ाओगे तो वहां ओमेगा चेंज कर दोगे, है ना। तो इसलिए आप एफ टी का एक वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हो, किसके बेसिस पर, इन चीजों को वेरी करा के। ठीक है, तो आप डिजाइन जो कर रहे हो उस पर्टिकुलर लोड के लिए या तो आप इन चीजों को वेरी करा के कर सकते हो, ठीक है, एफ टी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आपने अगर ये डिजाइन पहले से कर दिया तो उसके बेसिस पर एफ टी क्या है, एक मैक्सिमम ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। दोनों वाइस वर्सा है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या है, ये एक इक्वेशन एक ऐसी लिंक है जो कि आपके मैक्सिमम लोड को बताती है आपके डिजाइन पर्सपेक्टिव से। बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन यहाँ पर। अब इस y के कॉन्सेप्ट को और समझो थोड़ा सा। ये y क्या होता है, y देखो, b और m जो है वो पर्टिकुलर है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल चाहे बीकर गियर हो, चाहे आपका वैसा हो, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग गियर हो, ठीक है। दोनों के लिए m तो सेम होगा, मतलब जो 1 है और 2 है दोनों के लिए जो गियर है वो सेम होगा। विथ जनरली हम क्या मान के चलते हैं, सेम। विथ जनरली हम सेम मान के चलते हैं। आपने देखा होगा टॉम में भी जब पढ़ा होगा, तो विथ जो होती है, हम 2D दिखाते हैं फिगर हमेशा ऐसे, हम 2D फिगर दिखाते हैं ऐसे, है ना। इसमें ये गियर छोटा मान लिया ऐसे, है ना। तो ये इसमें विथ क्या है, विथ ये नहीं है, विथ क्या है, विथ है बैक साइड, ये जो चौड़ा है। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो इन दोनों की हम क्या मान के चलते हैं, सेम। जनरली विथ क्या होती है हमारी, सेम दोनों की। बात क्लियर है। क्या चीज चेंज हो सकती है, हाइट, एच चेंज हो सकता है। बात क्लियर हो रही है, एच चेंज हो सकता है, ठीक है। जनरली क्या होगा, एच या टी चेंज हो सकता है इंटरफेरेंस के बेसिस पर। थिकनेस चेंज हो सकती है, क्यों थिकनेस चेंज हो सकती है, क्योंकि उस डायमीटर के लिए हमारे नंबर ऑफ टीथ किस पर डिपेंड करेंगे, थिकनेस पर। फेस विड्थ पर थोड़ी करेंगे, फेस विड्थ पर तो चौड़ाई है, चौड़ाई तो हम कितनी भी एक कांस्टेंट ले सकते हैं दोनों के लिए, बट थिकनेस वगैरह चेंजेस हो सकती हैं। इसका मतलब हमारा वाई चेंज हो सकता है। किस किस के लिए, चौड़ाई हमने कांस्टेंट मान ली, मतलब दो हमने पिनियन, स्मॉलर गियर एंड गियर ले लिया, उनकी हमने चौड़ाइयां सेम मान ली। उसके बाद हम जो उसकी थिकनेस है वो चेंज कर सकते हैं दोनों में, नंबर ऑफ गियर ज्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर जो उसकी ऊंचाई है वो चेंज कर सकते हैं, जिसे हम एच बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीजें चेंज हो सकती है, चौड़ाई क्या है हमारी, जनरली सेम रहती है, तो चौड़ाई को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, जबकि ये चीजें हमारी चेंज हो सकती हैं, टी एच, एम नहीं, टीएच चेंज हो सकती है। तो हमने अब वही कंडीशन देखी, क्या कि टीएच चेंज कैसे होती है। उसके लिए एक जनरल रिलेशन होता है। जनरल रिलेशन क्या, नंबर ऑफ टीथ के बेसिस पर। नंबर ऑफ टीथ के बेसिस पर कैसे, ये y जो है यहाँ पर, जो मैंने ये y लिया हुआ है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू पाई वाई, समझिएगा, y इक्वल टू होता है पाई वाई। अब ये y क्या है, फिर ये जो y था लुईस फॉर्म फैक्टर, वो होता है पाई वाई। ये हमारे क्या है, इंपेरिकल रिलेशन, इनको बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशन, जिनके डेरिवेशन पर आपको नहीं जाना। दीज आर द इंपेरिकल रिलेशन, जो कि साइंटिस्ट साहब अपनी एक्सपेरिमेंट से देते हैं आपको, ठीक है, वैल्यूज निकालते हैं, ये सारी चीजें देते हैं। तो पाई इक्वल टू है पाई वाई। अब ये वाई क्या है, वाई है हमारे पास, वाई है 0.154 माइनस 0.192 डिवाइडेड बाई जेड। मैंने कहा ना, दीज आर द इंपेरिकल रिलेशन, ठीक है। अब इनमें ऐसे डिजाइन में आपको काफी जगह इंपेरिकल रिलेशन देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि ये डिजाइन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये एक इंपेरिकल रिलेशन, जिसके डेरिवेशन पर नहीं जाना है, यहाँ से हम आउटकम निकाल सकते हैं, क्या, जिसका जेड ज्यादा, जेड क्या है, नंबर ऑफ टीथ, जिसका जेड ज्यादा उसका वाई छोटा होगा या कम, सोच के बताओ। जिसका जेड ज्यादा उसका वाई छोटा होगा या बड़ा, बड़ा, क्यों, क्योंकि माइनस में नीचे डिनोमिनेटर में अगर जेड ज्यादा करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और अगर ये वैल्यू घटेगी तो निगेटिव टर्म घट रहा है, निगेटिव टर्म घट रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है।
बहुत बढ़िया, सेंस समझ गए ना। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू कम तो ये वैल्यू बढ़ रही है, मतलब निगेटिव टर्म बढ़ रहा है, निगेटिव टर्म बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है ना। तो समझ में आ रही चीजें कि जेड इफ जेड इंक्रीज देन वाई इंक्रीज, इफ जेड डिक्रीज देन वाई डिक्रीज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इफ जेड स्मॉलर देन वाई स्मॉलर, ठीक है, इफ जेड लार्जर देन वाई लार्जर। बात क्लियर हो रही है। अब बताइए जेड स्मॉलर किसके लिए होगा, पिनियन के लिए या गियर के लिए? पिनियन के लिए भाई। गियर स्मॉलर क्या है, स्मॉलर क्या है, पिनियन। कहां से प्रूफ करोगे, कहां से प्रूफ करोगे कि जो जेड के टीथ हैं वो कम होते हैं पिनियन में, कहां से प्रूफ करोगे? देखते हैं कौन से वाले सेंस से आप जाते हैं, समझा रखा है, देखते हैं बस आपका माइंड उस चीज को एक साथ कैच करता है नहीं। बताओ कैसे प्रूफ करोगे कि पिनियन पर नंबर ऑफ टीथ स्मॉल है, पिनियन पर नंबर ऑफ टीथ लेस है, कैसे प्रूफ करोगे बताओ? आपने कहा अभी कि जेड जो है वो पिनियन पर कम होंगे, कैसे प्रूफ करोगे? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन रिजल्ट है m1 शुड बी इक्वल टू m2। कल जो मैंने लास्ट में फिगर बताए थे कि 3 चीजें हमारी बराबर हैं, 2 चीजें हमारी बराबर नहीं है, कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा। m1 बराबर है m2, सो d1 अपॉन t1, ये t1 नहीं लिखते इसे z1 लिख लो, d1 अपॉन z1 इक्वल टू d2 अपॉन z2। आपको पता है स्मॉलर गियर को हम क्या बोलते हैं, पिनियन। अब ये स्मॉलर गियर का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ टीथ से नहीं है, डाया से है। तो डाया क्या है इसकी, D1 मान लो, D1 क्या है D2, D1 छोटा है D2 से, तो D1 को हमने क्या बोल दिया, पिनियन, है ना। पिनियन इसलिए नहीं बोला जाता कि उसका नंबर ऑफ टीथ कम है, पिनियन इसलिए बोला जाता है कि उसका डाया कम है। तो पिनियन की जो डाया है वो कम है, तो डाया कम है तो D1 कम है, ठीक है, D1 कम है तो Z1 बड़ा होगा क्या, ठीक है, छोटा होगा, क्योंकि रेशो क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो D1 अगर छोटा है तो Z1 छोटा होगा, D2 बड़ा है तो Z2 बड़ा होगा, इनका रेशो कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि M क्या है, कांस्टेंट। सो M इक्वल टू dy t, सो D प्रोपोर्शनल टू हो गया, सॉरी Z, सो D प्रोपोर्शनल टू हो गया Z। अगर जिसका D छोटा उसके Z छोटे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे प्रोपोर्शनलिटी करके, जिसका D छोटा उसके Z छोटे, मतलब Z प्रोपोर्शनल टू D, ऐसे लिख देंगे इसे, Z proportional to D, जिसका डायमीटर छोटा उसके नंबर ऑफ टीथ छोटे। सो इफ स्मॉलर गियर known as pinion has diameter smaller then it will contain smaller नंबर ऑफ। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आउटकम आ रहा है, इससे चीज क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ हैं वो जेड इसमें पिनियन में कम है। अगर पिनियन में जेड कम, अब जरा ध्यान से समझना, जो डिजाइन की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, जेड अगर कम, वाई कम, जेड कम तो वाई कम, पाई वाई की वैल्यू क्या होगी, कम, सो वाई कम। वाई किसका कम, वाई किसका कम, कहां से स्टार्ट किया था, पिनियन से, तो पिनियन का वाई कम होगा या नहीं, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब अगर पिनियन का वाई कम होगा, सेम मटेरियल के अगर आपने गियर बना रखे हैं, ये कंडीशन लगा दी मैंने, सेम मटेरियल के अगर आपने गियर बना रखे हैं तो सिग्मा बी मैक्स दोनों का सेम होगा, है ना। सिग्मा बी मैक्स मतलब सिग्मा यील्डिंग दोनों का सेम हो गया। तो किसके ऊपर कंडीशन आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वाई के ऊपर, जिसका वाई कम उसमें एफ टी, है ना। तो डिजाइन किसके ऊपर किया जाता है हमेशा, गियर में, अगर दोनों गियर के मटेरियल सेम है तो जिसका किसका डिजाइन किया जाएगा, कौन क्रिटिकल है, छोटी सी गलती कर दी आपने, किसका डिजाइन किया जाएगा। देखो क्वेश्चन समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर देखो, आपने वो रिलेशन समझ गया क्या, कि जेड इफ जेड लेस देन वाई लेस तो वाई लेस, क्लियर, ये यहां तक समझ में आ गया था आपको। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं वहां पर पूछ रहा हूं आपको, एफ टी क्या है, सिग्मा बी मैक्स इंटू वाई इंटू बी इंटू एम, ठीक है। इफ वाई लेस, ठीक है, तो एफ टी क्या होगा, लेस, ठीक है। इफ वाई लेस सो एफ टी क्या होगा, लेस, मतलब लोडिंग इसमें क्या होगी, लेस होगी, समझ रहे हो, लोडिंग इसमें लेस होगी। मतलब अगर आपने एफ टी की वैल्यू इस वाली वैल्यू से थोड़ी सी और बढ़ा दी, तुरंत बॉडी टूट जाएगी, ठीक है,
तुरंत टूट जाएगी कि सिग्मा बी मैक्स इसमें प्रोड्यूस हो चुका था। तो अगर मैं यहाँ पर दो फिगर ऐसे लेके चला, ये मेरे पास पिनियन था, ठीक है, और ये मेरे पास गियर था, ठीक है, यहाँ पर इसे 1 इसे 2 बोल दिया, यहाँ पर मान लीजिए इसे ऐसे रोटेट किया जा रहा है, ठीक है, इसे ऐसे रोटेट किया जा रहा है, इसके नंबर ऑफ टीथ जो Z1 है वो इस Z2 से छोटे हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे सिंपल फाइनली आंसर इसका कि इसमें कौन से वाला क्रिटिकल कंडीशन में है, पिनियन या गियर, कौन से वाले में कम फोर्स पर ही वो टूट रहा है। वर्डिंग को कंप्लीट करो, कम फोर्स पर टूट रहा है, कम फोर्स पर कौन सा टूट रहा है, पिनियन, ना कि गियर। कम फोर्स पर कौन सा टूट रहा है, पिनियन। क्यों? क्योंकि उस पर सेम, और आपको याद है यहां पर जो Ft प्रोड्यूस होगा वो दोनों में सेम होगा, याद है कल प्रूफ कराया था। तो Ft अगर दोनों में प्रोड्यूस होगा तो Ft जो इसमें प्रोड्यूस हुआ, कितना Ft प्रोड्यूस हुआ, इसके लिए मान लो इस रिलेशन से Ft कितना आया, Ft1 मान लीजिए 100 न्यूटन आया। तो यहां पर इसी रिलेशन से अगर y इसके लिए रखोगे आप तो Ft2 कितना आएगा इस रिलेशन से, सोचो जरा, इस रिलेशन से Ft2 आएगा 100 से ज्यादा, मान लीजिए 200 न्यूटन, क्योंकि यहाँ का y बढ़ेगा। b और m दोनों के सेम है या नहीं, सिग्मा b दोनों के सेम है या नहीं, कंडीशन को समझते चलो। यहाँ पर अगर मटेरियल सेम, इफ मटेरियल सेम, ये कंडीशन भी रखिएगा, अगर गियर और पिनियन का मटेरियल सेम, सो सिग्मा b1 इज इक्वल टू सिग्मा b2। इनको समझते चलो, ठीक है। आपके चेहरे थोड़े से यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन में लग रहे हैं। सिग्मा बी मैक्स मतलब ये माइल्ड स्टील है, इसका मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 250, इसका कितना है 250, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू अभी रखते हैं साथ साइड में, b क्या है दोनों में सेम, भेस विद दोनों में सेम, m दोनों का सेम होगा ये पहले से ही पता है, नहीं तो फिर गियर ही नहीं समझ में आया, m दोनों का सेम है, ठीक है। मेन चीज क्या है y, अभी आपने y को कैसे प्रूफ किया, इसका y ज्यादा होगा या इसका, और किसका, इसका y ज्यादा होगा, इसका, गियर का या पिनियन का, गियर का y ज्यादा हो गया, मतलब y2 इज ग्रेटर देन y1, है ना। अगर y2 इज ग्रेटर देन y1 है, ये अगर बराबर है अभी मटेरियल सेम होने पर, तो अब बताइए गियर में ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो सकती है इस फॉर्मूले से ऐसे या नहीं, ये कितने पर जाके टूटेगा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्वेश्चन तो मेरा लास्ट में रहेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गियर आपका कितने पर जाके टूटेगा, गियर वर्ड बोल रहा हूँ अब, वो गियर, अब सारे गियर नहीं, अब मैं गियर और पिनियन को अलग अलग बोल रहा हूँ। गियर का मतलब है बड़ा वाला, पिनियन का मतलब है छोटा वाला। गियर कितने पर टूटेगा, 200 पर। कहां से आया ये आया सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू रख दी, मान ली 250, इसकी वैल्यू कुछ कुछ रख दी, इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो ज्यादा रखने के बाद मुझे 200 न्यूटन मिला कि 200 न्यूटन पर ये टूटेगा। इस पर Ft2 क्या है, मैक्सिमम कितना आ सकता है 200, जबकि इस पर क्या आएगा, क्या 200 आ सकता है, ये आंसर दो बस, नहीं। इस पर कितने पर जा रहा है, ये 100 पर। ये कहां से प्रूफ हुआ, अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ 200 प्रोड्यूसर है, यहाँ 100 प्रोड्यूसर है, कल तो समझाया था सर दोनों में सेम प्रोड्यूस होता है। यही चीजें तो आपने माइंड में रखनी है। 200 क्या है, इसकी डिजाइन वैल्यू, 200 इसकी मैक्सिमम डिजाइन वैल्यू है जो आपने यहाँ से निकाल ली, मतलब ये 200 पर भी अभी भी सरवाइव कर रहा है। अगर इस पर 200 प्रोड्यूस भी हो रहा है ना यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो भी सरवाइव कर रहा है। ये कितना सरवाइव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस डिजाइन से 100, मतलब ये 100 के बाद अगर थोड़ा सा भी ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो ये टूट गया। तो अब बताइए कौन सा क्रिटिकल है, पिनियन वाला। क्यों? क्योंकि पिनियन पर जैसे ही इन दोनों के बीच में 100 से आपने जैसे ही 101 पहुंचाया, पिनियन की टूथ क्या हो गई, टूट गई, पिनियन के टूथ टूट चुके हैं, पिनियन में कुछ नहीं बचा। गियर अभी भी सरवाइव कर रहा है, गियर के टूथ नहीं टूटे अभी, पिनियन के टूट चुके हैं। जब पिनियन ही टूट गया तो पावर ट्रांसमिशन खत्म, ठीक है। इस वजह से वीकर गियर कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में, अगर हमारे पास दोनों के मटेरियल सेम है तो ऑब्वियस है वीकर गियर हमारा ये होगा। बट अगर मटेरियल चेंज है तो, अगर मटेरियल चेंज है तो जरूरी थोड़ी है कि मटेरियल हमेशा कास्ट आयरन हो, इधर भी कास्ट आयरन हो, या स्टील हो इधर भी स्टील हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो जाती है जैसे कि इनका प्रोडक्ट, ये वाली चीज, जैसे जीजे वगैरह ईआई वगैरह की बात करते हैं, वैसा ही सेम कुछ यहाँ पर आने देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की जो बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। किस किस का सिग्मा चेंज हो सकता है, देखो बीएम चेंज हम नहीं कर रहे क्योंकि बीएम हमारे लिए कंसिडरेशन होती है बिल्कुल सेम, मतलब फेस विथ चाहे आप मटेरियल अलग अलग ही लेके चल रहे हो, फेस विथ सेम लेके चलते हो, क्योंकि यार आपके पास स्पेस होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक आपने गियर इतना चौड़ा बना लिया, दूसरा गियर इतना चौड़ा, क्यों बनाना भाई, तो स्पेस ऐसा है तो स्पेस ऐसे ही रखो ना, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है हमारी सिमिलर, ठीक। तो इसलिए बी तो हमारा कांस्टेंट हम मान के चलते हैं, और एम तो ऑब्वियस है कांस्टेंट होना ही है अगर मेटिंग हो रही है तो यहाँ पर दो चीजें हमारी जो चेंज हो सकती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब डिजाइन की फाइनल आउटकम देखो, डिजाइन की फाइनल आउटकम क्या है, Ft इक्वल टू सिग्मा बी मैक्स
इनटू वाई किसका, वीकर गियर, ये मैंने लिखा वीकर गियर, ठीक है, इनटू बी इंटू एम। ये होती है मेरी फाइनल डिजाइन बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। ये होती है फाइनल बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। मतलब आपको ये चेक करना होता है पहले, जब आप इसको टोटल देखो, वो जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये जो इक्वेशन थी कहाँ गई, जो हमने यहाँ पर ये डिराइव की थी, इस इक्वेशन में हमने क्या देखा था, इस इक्वेशन में हमने इंडिविजुअल टूथ देखा था। इंडिविजुअल टूथ की जो मैक्सिमम वैल्यू देगी एफ टी, को यहाँ से आ गई हमारी। अब मैंने वहां वीकर गियर क्यों लिखा, वो गियर इसलिए लिखा कि कौन सा क्रिटिकल है, मैंने उस इक्वेशन में उसको भी कंसीडर किया। इस इक्वेशन में ये चीज कंसीडर नहीं हो रही है। इस इक्वेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर टूथ, मतलब उस पर्टिकुलर गियर की। यहाँ है ये डेफिनेशन किसके लिए, पर्टिकुलर गियर के लिए। इसमें हम ये नहीं देख रहे कौन सा क्रिटिकल है कौन सा नहीं क्रिटिकल है, यहाँ पर सीधा पर्टिकुलर गियर में बी एम वाई रखो, सिग्मा बी मैक्स रखो, हो गया आंसर, ठीक है। बट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कौन सी चीज पहले टूटेगी, तब आपका आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। कि आपको कितनी क्या वैल्यू लेके चलनी है, पावर ट्रांसमिशन किसके बेसिस पर होगी, इस एफ टी की। इससे ज्यादा जैसे पहुंचेगा वो टूट चुका होगा, एक उनमें से वीकर गियर टूट चुका होगा। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए वो पावर ट्रांसमिशन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, डिजाइन ऑफ द बीम टूथ, मतलब डिजाइन ऑफ द गियर टूथ, ठीक है। वो हमने डिजाइन ऑफ द गियर टूथ ले लिया था। जबकि इसमें क्या है, पावर ट्रांसमिशन के लिए, फॉर पावर ट्रांसमिशन, ये लिखिएगा हमेशा सेफ लिमिट ऑफ एफ टी। क्लियर है, ये एफ टी मेरा यहां प्रोड्यूस होगा, यही एफ टी मेरा इस वाले के लिए प्रोड्यूस होगा। इससे ज्यादा अगर एफ टी आपने प्रोड्यूस करा दिया तो पावर ट्रांसमिशन टूट चुकी है। बात क्लियर है। हमारा पर्पस हमेशा डिजाइन में क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन करवाना, एमपी पावर मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, एमपीटीएस वाला, ठीक है। तो वही हमें लेके चलना होता है, सेफ लिमिट ऑफ द एफ टी। यहां तक ये समझ में आ गया, ठीक है। तो डिजाइन हम इसी के बेसिस पर करते हैं। डिजाइन में हम क्या क्या कर रहे होते हैं, मॉड्यूल के ऊपर डिजाइन, बेस के ऊपर डिजाइन, इन सारी चीजों के ऊपर डिजाइन, और फाइनली एफ टी की वैल्यू सेफ लिमिट में निकालना। दिस इज द बेसिक डिजाइन प्रोसीजर फॉर द गियर, ठीक है। बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन समझ में आ गई है, ये प्रोसेस समझ में आ गया है, बातें समझ में आ रही है ना एकदम, ठीक है। उन्हीं के वर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर द गियर टूथ, ये चीज हमारी पुरानी वाली थी, मैंने वो हेडिंग वहां पर नहीं लिखी, ठीक है। इसे हम वहां पर ले सकते थे। अब इनकी वर्डिंग वो देख लेते हैं। क्या चीज, हाँ अब अच्छा वो आपने ये वाली चीज बता दी मुझे, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या, जैसे कि मैंने आपसे भी पूछा, मैंने एक्चुअली ये वाली चीज यहाँ पर पूछने ही वाला था मैं आपसे, फिर मैं आगे चल दिया, बी इंटू एम। इस सेंस में मैंने आपसे पूछा कि पिनियन वीकर है, मैं आपसे ये बोल दिया कि हमेशा मैंने बोल दिया पिनियन वीकर है। क्यों, आपने क्या वीकर गियर ऐसे सोचा, तो वीकर गियर में आपके पास पिनियन माइंड में आ रहा है कि जो स्मॉलर है वो वीकर है, जो स्मॉलर है वो वीकर है। क्यों वीकर है, क्योंकि उसका वाई कम है, इस वजह से वो वीकर है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। क्यों, अगर पिनियन का सिग्मा बी आपने बहुत ज्यादा रख दिया, सोचो पिनियन का सिग्मा बी मतलब सिग्मा यील्डिंग, आपने इसको ले लिया स्टील का और इसको ले लिया मान लो रबर का, एग्जाम्पल के तौर पर, इसका सिग्मा बी क्या हो गया, कम। मेन चीज क्या है, प्रोडक्ट किसका ज्यादा है, किसके साथ में, वाई के साथ में। इसका ऑब्वियस है वाई वन क्या होगा, कम, इसका वाई टू क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होंगे, ठीक है। एम तो दोनों का सेम है तभी मेटिंग कर रहे हैं, तो इसका वाई टू ज्यादा होगा, इसका वाई वन कम होगा। इसका सिग्मा भी बहुत ज्यादा है, इसका सिग्मा भी बहुत कम है। तो अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो सिग्मा बी इंटू वाई टू के लिए क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, किससे, सिग्मा बी इंटू वाई वन के लिए। अगर ऐसा हो गया तो ये तो था पिनियन, अभी ये तो था पिनियन, ठीक है, ये था गियर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कौन सी वाली चीज वीकर हो रखी है इस टाइम, गियर। इसलिए वर्डिंग लिखी जाती है वीकर गियर, न कि हमेशा पिनियन। मैंने यहाँ पर क्या लिखा वर्डिंग में, यहाँ पर वर्डिंग में क्या लिखा मैंने, वीकर गियर। वो गियर पिनियन गियर ही तो होता है, बट वो स्मॉलर गियर है, तो यहाँ पर क्या है, वो वीकर गियर। तो वीकर गियर पिनियन हो सकता है, कंडीशन है, ठीक है। कब, जब उसका सिग्मा बी इंटू वाई का प्रोडक्ट कम हो। वीकर गियर हमारा गियर हो सकता है, कब हो सकता है, जब उसका सिग्मा बी इंटू वाई का प्रोडक्ट कम हो। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अमन जी आपका भी ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मटेरियल किसके हिसाब से ले रहे हो। अगर आपको एफ टी ज्यादा लेके चलना है तो इसका जो सिग्मा बी है वो बढ़ाते जाओ, सिग्मा बी इसका बढ़ाते जाओ, ठीक है। एफ टी दोनों का सेम ही होता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप सेंस गड़बड़ कर रहे हो।
FT दोनों में सेम ही होता है जिस टाइम पर पावर ट्रांसमिशन हो रही हो। हाँ, उसको हम सेम भी करवा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सेम करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखो ऑब्वियस है, एक को स्मॉलर रखेंगे एक को लार्जर रखेंगे तो वाई हमारा चेंज हो रहा है। सेम कराने के लिए हमें क्या होगा, इसका मटेरियल अच्छा लेना पड़ेगा, इसका मटेरियल कम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम FT की सेम भी वैल्यू करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेम का सेंस क्या होगा कि उसके बाद में जैसे ही वो सेम से थोड़ा सा ऊपर हम इसके मटेरियल के सिग्मा बी को कर दें, तुरंत फिर ये वीकर हो गया, है ना। तो वो चीज है कि जितना आपको चाहिए आप उतना मटेरियल को यूज करते हैं। सेम कराने की हर जगह जरूरत नहीं है ना, कि जितना आपको चाहिए उतना आप इसका मटेरियल अच्छा कर सकते हो सिग्मा बी का। ठीक है, पिनियन में अगर गियर में ऐसा हो रहा है तो गियर में ऐसा कर दो, बढ़ा दो उसका मटेरियल की कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब हम चलते हैं इनकी वर्डिंग पर। वर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले बीम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, जो मैंने अभी समझाया उनकी वर्डिंग है, बीम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेंजेंशियल लोड। समझो जो चीजें मैंने बताई हैं। बीम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल लोड, मतलब FT की मैक्सिमम वैल्यू दैट ए गिवन गियर टूथ कैन विदस्टैंड विदाउट ए बेयरिंग फेल्यूर। दैट ए गिवन गियर टूथ, मतलब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कि पावर ट्रांसमिशन वाली चीज देख रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या है, बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्या बोलती है, FT मैक्सिमम की बात कर रही होगी वो। बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन FT मैक्सिमम की बात कर रही है कब, जब सिग्मा बी मैक्स इंटू वाई इंटू बी इंटू एम की बात कर रहे हैं आप, है ना। उस मटेरियल उस पर्टिकुलर गियर के लिए एक पर्टिकुलर वाई, एक पर्टिकुलर बी, एक पर्टिकुलर एम और एक पर्टिकुलर सिग्मा बी मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन ये दे रही है। अब आगे, वीकर गियर इज द गियर। अब आ जाता है वो वाला पार्ट जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में समझाया कि उनमें से कौन सा पावर ट्रांसमिशन के लिए वीकर है। तो वीकर गियर इज द गियर विच हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ द बीम स्ट्रेंथ, इट मींस विच हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा बी एंड वाई, क्योंकि बी और एम हमने कांस्टेंट माने हुए हैं दोनों के लिए। तो सिग्मा बी एंड वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा, तो वो मेरा वीकर गियर होगा। कोई सा भी हो सकता है, पिनियन भी और वो भी। व्हेन गियर एंड पिनियन आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, ये कंडीशन हम जनरली लेते हैं, है ना, सेम मटेरियल। और अगर वो सेम मटेरियल हो गए तो क्या हो गया, सिग्मा बी मैक्स और सिग्मा बी मैक्स दोनों के क्या हो गए, बराबर। सिग्मा बी मैक्स, FT नहीं कह रहा, सिग्मा बी मैक्स दोनों के सेम हो गए, क्योंकि दोनों के ही यील्ड पॉइंट सेम हो जाएंगे, मटेरियल सेम है तो उसके Y2 और Y1 क्या होंगे, अलग अलग, क्योंकि वो Z पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, पिनियन का सिग्मा बी इंटू वाई क्या होगा, हमेशा कम होगा। अगर मटेरियल दोनों के सेम है तो पिनियन का हमेशा सिग्मा बी इंटू वाई कम होगा, इसलिए पिनियन इज द वीकर गियर इन दिस केस, जब मटेरियल सेम है। वीकर गियर बिकॉज इट्स बीम स्ट्रेंथ इज लेस देन द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गियर। बात ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इस चीज को मैंने पहले ही समझा दिया आपको कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, वो चीज आप पहले नोट कर लीजिए या इसके बाद नोट कर लीजिएगा, आपकी इच्छा रहेगी नोट्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, ओके ठीक, इतना ठीक है, चलो हाँ। बिल्कुल सामने ही बैठे हो ना, चलो अब देखो एक चीज हम और कर सकते हैं। गियर क्या होते हैं, गियर डायनामिक होते हैं स्टैटिक। गियर डायनामिक भाई, विदाउट रोटेशन क्या मतलब है, गियर का कोई मतलब ही नहीं है, रुका हुआ थोड़ी है वो, बीम थोड़ी है जो रुकी हुई रहेगी। क्या है वो, डायनामिक। इसका मतलब रियल केस में हम लोडिंग कैसे लेंगे, स्टैटिक। अभी ये स्टैटिक लोडिंग थी ना, आप जब बीम के डिजाइन करते हो तो स्टैटिक लोडिंग लेते हो ना कि डायनामिक। आपने डिजाइन किसके बेसिस पर किया, स्टैटिक लोडिंग के। तो ये वाली एक तरह से क्या है मेरी, FT मैक्सिमम स्टैटिक के सेंस में, है ना। यहाँ डायनामिक वाला फैक्टर ही नहीं लिया, तो अभी आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, डायनामिक, क्योंकि गियर होते हैं हमेशा डायनामिक। तो यहाँ पर न्यू लाइन है आपकी, डायनामिक लोड इज द एक्चुअल टेंजेंशियल लोड। ठीक है, FT क्या होगा, वो FT FD होगा, F डायनामिक। ठीक है, FT is the FD, dynamic load is the actual tangential load acting on the gear tooth, ठीक है, in the dynamic or running condition, hence for the safe design of the gear, ठीक है, hence for the safe design of the gear। आपसे मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, डायनामिक सेंस में क्या मेरा FD, आप खुद सोचो उस चीज को, क्या मेरा FD FT से बड़ा होगा या नहीं होगा। FD मतलब डायनामिक फोर्स जो कि इसमें मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं FD प्रोड्यूस हो रहा है, FD लग रहा है बेसिकली, आप ये सोचो FD लग रहा है, उसमें डायनामिक फोर्स लग रहा है इन द डायनामिक कंडीशन, रनिंग कंडीशन। वो FD इस वाले जो FT आपने निकाला था इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा डायनामिक केस में जो स्टैटिक वाली चीज होती है उससे बड़ी वैल्यू आती है या नहीं। डायनामिक के सेंस में तो हम FOS लिया करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि डायनामिक हमेशा क्या करती है, इंपैक्ट। सेंस क्या होता है डायनामिक का, इंपैक्ट करना।
फोर्स का जल्दी ही अपने मैक्सिमम पीक वैल्यू पर पहुंच जाना। तो डायनामिक हमेशा क्या करेगी, एक ज्यादा फोर्स दिखाएगी। इसका मतलब आपने अभी एक डिजाइन किया था, क्या डिजाइन किया था, एक टूथ। आपने एक टूथ को डिजाइन किया था किसके बेसिस पर, सिग्मा बी मैक्स, इस मटेरियल का सिग्मा बी मैक्स था कुछ, ठीक है, इस मटेरियल का वाई था कुछ, मतलब सॉरी गियर का वाई था कुछ, इसका बी कुछ था, एम कुछ था। वैल्यू कितने निकाली आपने इसकी, मान लीजिए 200 न्यूटन, इसकी वैल्यू आपने 200 न्यूटन निकाल ली। ये 200 न्यूटन जब इस पर फोर्स लग रही होगी तो ये उसको झेल पा रहा होगा, जैसे 201 लगेगी ये टूट जाएगा। अभी आपने कहा कि यहाँ पर अगर मैं 200 के हिसाब से इसको डिजाइन किया, एफ मैंने कितना ले लिया, 200, मैंने डिजाइन किया 200 न्यूटन के हिसाब से। एक तो है इसके हिसाब से मैं 200 न्यूटन लेके आया, ये जो 200 न्यूटन है मैंने अब एक्चुअल में इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। समझो इस चीज को, मैंने पहले इस डिजाइन किया, इसको डिजाइन किया किसके बेसिस पर, इनके बेसिस पर। कितना आया, 200 न्यूटन निकल के। 200 न्यूटन मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। अप्लाई कैसे करूंगा, स्टैटिक सेंस में ऐसे कर रखा है, और अप्लाई क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक सेंस में। कितना कर रहा हूँ, 200 न्यूटन, है ना, बात ठीक है। अभी तो ये सेफ, अभी ये सेफ क्योंकि मैं स्टैटिक सेंस में 200 न्यूटन लगा रहा हूँ। ये मैक्सिमम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, 200 न्यूटन स्टैटिक सेंस में लगा रहा हूँ। ये गियर है एक दूसरे के साथ ऐसे, ठीक है, ये लगाए, ठीक है, सेफ है। अभी जैसे ही 201 स्टैटिक सेंस में लगाऊंगा क्या होगा, ये टूट जाएगा। 201 जैसे स्टैटिक सेंस में लगाया टूट गया। अब एक बात बताओ, एक्चुअल में गियर ऐसे तो है नहीं कि रुके हुए हैं बस, है ना, क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। तो अब ये बताइए, ये वाली चीज जो डायनामिक में है, ये 200 से तो पहले से ही बढ़ गई ना, ये 201, 205, 210 हो गई है जब डायनामिक में चले। इसका मतलब ये डिजाइन हमारी क्या है, बेकार हो गई। हमने 200 के हिसाब से डिजाइन किया था, 200 में स्टैटिक लगा रहे थे, बट एक्चुअल में तो डायनामिक लग रहा है। मतलब वो 200 से पहले से ही क्या है, वो 205 है, 210 है। इसका मतलब क्या होगा, ये चीज टूट चुकी है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो डायनामिक लोडिंग के बेसिस पर हम ये इसके डिजाइन करते हैं, है ना। चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है। पहले मैंने स्टैटिक की बात की, अब मैं उसमें रियल कंडीशन को जोड़ रहा हूं, दैट इज द डायनामिक। सो एफ डी ऑलवेज क्या होगा, इज ग्रेटर देन एफ टी, ठीक है। एफ टी एस बेसिकली बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं हम एफ एस। आप एक काम कर सकते हो, इस चीज को यहाँ पर एफ एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो काफी इजी हो जाएगा ये चीज, एफ एस, ठीक है। ये क्या है मेरा, स्टैटिक सेंस। तो एफ एस क्या है मेरा, सेफ लिमिट, जैसे मैंने यहाँ बोला था, सेफ लिमिट इन सेफ लिमिट ऑफ एफ टी इन स्टैटिक कंडीशन, ऐसे लिख लो तो ये काफी इजी हो जाएगा समझना, ठीक है, एफ एस। अब एफ डी वाली बात हो गई है थोड़ी सी। अब इस एफ डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। अब ये जो हम एफओएस वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, एफओएस वाली चीज ना लेके हम डायनामिक वाली चीजें लेके चलते हैं इसके अंदर। वो कैसे लेके चलते हैं, डायरेक्टली आप एफओएस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफओएस में ये हो जाता है, पूरा डायनामिक का जो भी चीजें चल रही होंगी, वेलोसिटी या जो भी चल रहा होगा, उनको हमने उस रेंज के अंदर रख लिया इजीली, ठीक है। तो हमें फिर ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना पड़ता कॉम्प्लिकेशन में। अब देखिएगा, अगर एफ डी शुड बी इज ग्रेटर देन एफ एस, यहाँ एफ डी इज ग्रेटर देन एफ एस है, तो मुझे डिजाइन किसके बेसिस पर करना है, एफ डी के, तभी मेरा सेफ रहेगा, ठीक। अब वीकर गियर हम कहाँ थे, यहाँ पर थे, सेम मटेरियल, ये वाली बात हो गई थी। आगे हम डायनामिक की बात कर रहे थे यहाँ पर। इन द डायनामिक और रनिंग कंडीशन, हेंस फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ गियर, हेंस फॉर द सेम डिजाइन ऑफ गियर टूथ, एफडी शुड बी लेस देन द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द वीकर गियर। आप लास्ट में समझ रहे हो क्या होना चाहिए, कि बीम स्ट्रेंथ जो आपने बनाई है, ठीक है, 200 बनाई थी, 200 बनाई थी, तो उसमें जो एफडी प्रोड्यूस करना है आपको, समझ रहे हो, जो एफडी आपको उस पर लगाना है, वो 200 से ऊपर लगाओगे या नीचे। इसमें समझो इस चीज को, ये 200 प्रोड्यूस हो सकती है इसमें इतनी, स्टैटिक केस में आपने इसके बेसिस पर जो इसकी डिजाइन की, किसके बेसिस पर, सिग्मा बी मैक्स इंटू वाई इंटू एम इंटू बी, इनका जो प्रोडक्ट आपने निकाला वो कितना निकाला उस टूथ के लिए, 200, है ना। अब इस 200 न्यूटन को आप स्टैटिक में 200 लगा सकते थे, डायनामिक में जब गए तो आपने इसमें 200 से 210 लगा दिया था। तो आप क्या एफडी की वैल्यू 210 रखोगे, नहीं, आप क्या रखोगे यहाँ पर, 200 से कम। 200 से कम मतलब एक्चुअल फोर्स आपकी, डिजाइन आपने 200 पर किया था, बट एक्चुअल फोर्स क्या 200 इसमें प्रोड्यूस करोगे, नहीं। आप क्या करोगे, एफएस की वैल्यू कुछ कम मान लेते हैं। एफएस की वैल्यू आपने कितनी इसमें रखी, 180। एफएस जो एक्चुअल में लगा रहे हो इसके ऊपर, वो कितना कर रहे हो, 180। फ्लक्चुएट होके वो कितना गया, 200। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 180 आपने इसमें एक्चुअल दी मतलब एक्सटर्नली दी, ठीक है। तो 180 पर वो अभी सेफ था, क्योंकि आपने उसमें 200 पर डिजाइन किया हुआ है ये टूथ, तो 200 पर ये टूथ डिजाइन किए हुए हैं, 200 आपने 180 एक्चुअल दी, तो यहाँ पर डायनामिक के केस में भी वो कहां तक पहुंच रहा है, 200 तक। इसका मतलब एफडी क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझो, एफडी शुड बी लेस देन दी
बीम स्ट्रेंथ ऑफ द वीकर गियर। एफडी क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द वीकर गियर। बीम स्ट्रेंथ क्या है हमारी, एफ, एफ टी बेसिकली, या एफ बी उसे बोल सकते हैं बीम स्ट्रेंथ। जो हमने शुरू वाली इक्वेशन लिखी थी, जो हमारी शुरू वाली इक्वेशन थी एकदम, ठीक है, उससे एफ डी क्या होना चाहिए, कम, ऑलवेज। बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो ये हमारा सेंस था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एफ डी शुड बी लेस देन, यहाँ पर बीम स्ट्रेंथ ऑफ द वीकर गियर, या फिर सिग्मा बी वाई ऑफ द वीकर गियर इनटू बीएम। इससे ये सेफ डिजाइन में कम होना चाहिए या नहीं, सेफ डिजाइन में कम होना चाहिए। यहाँ पर हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैंने एफ टी जो शुरू वाली इक्वेशन लिखी थी, याद है, एफ डी इज लेस देन दी एफ टी। एफ टी कौन सी हो गई, शुरू वाली इक्वेशन, ठीक है, या फिर सेकंड इक्वेशन जिसे हमने एफ एस भी बोल रखा है। बट ये जो मैंने सेंस बताया है अभी आपको, ये जो सेंस बताया था यहाँ पर एफ डी इज ग्रेटर देन एफ एस, वो कौन सा वाला सेंस बताया, 200 से 205 जाने वाला, कि एफ डी यहाँ पर एफ एस से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जो हमने स्टैटिक इक्वेशन निकाली उससे ज्यादा हो सकता है। बट हमें रखना कितना है, बात समझ में आ रही है, ये क्या है, ये फेलियर कंडीशन है। एफ डी इज ग्रेटर देन एफ एस क्या है, फेलियर कंडीशन। इस चीज को भी तो समझो, ये है फेलियर कंडीशन। और हम अब किसकी डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं सेफ कंडीशन की। सेफ कंडीशन में क्या होना चाहिए, सेफ कंडीशन में एफ डी शुड बी लेस देन एफ एस, एफ डी शुड बी लेस देन एफ टी और एफ एस। बात क्लियर है, सेफ कंडीशन में तो इससे कम होना चाहिए ना, है ना। फेलियर कंडीशन में एफ डी ज्यादा हो गया तो वो फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब इसके टर्मिनोलॉजी को समझो, एफ डी और एफ टी में क्या रिलेशन होता है, जैसे वहां एफ एस लिया जाता है, ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी के हिसाब से ये चीज ली जाती है, वेलोसिटी फैक्टर। एफ डी इक्वल टू एफ टी इंटू सीवी, इफ सीवी इज ग्रेटर देन 1। सीवी क्या है, हमारा वेलोसिटी फैक्टर है। वेलोसिटी फैक्टर जो उन दोनों के बीच में है, किसके बीच में, जो हमारे पास वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या नहीं, कल बोला था मैंने, v1 ऑलवेज इक्वल टू v2, है ना। ओमेगा 1 इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा 2, ये v1 इक्वल टू v2 होती है, क्योंकि हमारे माइंड में तुरंत क्या चलता है, वो पॉइंट, यहाँ पर हमेशा v क्या होगी, कांस्टेंट, इसलिए हर जगह की v क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर v1 बराबर v2, तो इसीलिए वेलोसिटी फैक्टर, एक कोई वेलोसिटी पर काम कर रहा है, एक गियर अरेंजमेंट वेलोसिटी पर काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसकी वेलोसिटी ओमेगा नहीं, अगर उसकी वेलोसिटी लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो हम रिलेशन क्या यूज करेंगे, 3/3+v और 3+v/3, ठीक है। इसके हिसाब से cv निकलेगा, ये है हमारा वेलोसिटी फैक्टर है। cv की प्रोडक्ट आप कहां करोगे, यहाँ पर। अगर cv की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है, अगर cv की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए v की वैल्यू कुछ 10 से छोटी है, जो कि अराउंड आ रही है मान लीजिए 9 के हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ 3+3+v लिखा है, v की वैल्यू 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 के हिसाब से ये वैल्यू कुछ आ जाएगी, प्लस और माइनस, मतलब कुछ ना कुछ ग्रेटर देन 1 आ रही है, ठीक है। 3+v/3 क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो एफ टी इंटू सी हमारा क्या देगा, एफ डी, सॉरी यहाँ पर ये ग्रेटर देन नहीं होगा, एफ डी इज लेस देन दिस, सो एफ डी इक्वल टू, हाँ ठीक है, ये वैल्यू जितनी जाएगी उसकी वैल्यू उससे कम होगी, किससे कम होगी, हमारी सीवी से, ठीक है, हम सॉरी हमारी एफएस से। एफएस क्या है हमारे पास, स्टैटिक लोड, मतलब जो हमारी बीम स्ट्रेंथ है। तो बीम स्ट्रेंथ से हमारे पास एफडी क्या होना चाहिए, इन द सेफ लिमिट बीम स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए एफडी, ठीक है। तो एफडी जो कम होना चाहिए, तो एफ टी इंटू सीवी, सीवी इज ग्रेटर देन 1 यहाँ के हिसाब से, सीवी इज लेस देन 1 यहाँ के हिसाब से, तो वो एफडी की वैल्यू क्या आ रही है, एफटी से ज्यादा, ठीक है। फेलियर कंडीशन के हिसाब से, फेलियर कंडीशन के हिसाब से ये वाली चीज हो गई, ठीक है। तो एफडी जो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास निकल के आ रही है, एफडी शुड बी लेस देन एफएस और एफटी, ये हमारे पास होना चाहिए। वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वेलोसिटी फैक्टर की, ये, ठीक है। वेलोसिटी फैक्टर के वैल्यूज क्या होते हैं, ये आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली इन चीजों से पूछ लिया जाता है कभी कभी, कि जो सीबी होता है उनका रिलेशन क्या है। एक रिलेशन आएगा, ऐसे नहीं दोनों रिलेशन आएंगे, ठीक है। या तो 6 वाला आएगा, 6 में से भी या तो ये होगा या फिर ये होगा, ऐसे ही 3 में या तो ये होगा या ये होगा, v इज लेस देन 10, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बेसिकली डिजाइन पर्सपेक्टिव से है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा टिपिकल वैल्यूज आ रही हैं इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिजाइन पर्सपेक्टिव से वैल्यूज में डिफर करते हैं ये चीजें, कि 6+v/6 एंड 6/6+v, मतलब जो यहाँ पर वैल्यूज हमारी हैं, cv इज ग्रेटर देन 1 एंड cv इज लेस देन 1, वो प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है, वो प्रोसेस है यहाँ पर। अगर आपको cv इज ग्रेटर देन 1 लेना है तो कौन सी वाली चीज लेते हैं हम, 6+समथिंग, ठीक है। और अगर लेस देन 1 लेना है तो कौन सी लेंगे, 6/6+समथिंग, ठीक है, क्योंकि v की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पर आती है,
ठीक, इन्हीं चीजों को अब अजम्पशन देख लेते हैं इस चीज पर। अजम्पशंस आर मेड व्हाइल डिराइविंग द लुईस इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो अजम्पशन थी, अजम्पशन कौन कौन से थे स्टार्टिंग से देख के चल रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ रेडियल लोड एफ आर विच प्रोड्यूसेस एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या था, नेग्लेक्टेड। ठीक है, वो चीज क्लियर थी। सेकेंड इज इट इज एज्यूम्ड दैट द टेंजेंशियल लोड एफ टी लगा हुआ था इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस विड्थ ऑफ द गियर। मतलब हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो आपके पास ऐसे था एक गियर, ये जो आपके पास ऐसे गियर था, ठीक है, ऐसे, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें फेस विड्थ पर हमारे पास एफ टी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे, समझ रहे हो, ये हमारे पास एफ टी है। क्लियर है, क्योंकि ये एक दूसरे से ऐसे कांटेक्ट करते हैं, गियर जो होते हैं वो फेस के वाइज फेस में ऐसे कांटेक्ट करते हैं, और ये स्पर गियर के डिजाइन है। तो स्पर गियर में क्या होता है, ऐसे इंपैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली चीज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दी फेस विड्थ। मैंने अभी तक कैसे दिखाया था, वो सिर्फ और सिर्फ एक एरो से, जबकि ये क्या है, पूरी विड्थ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे एरिया पर एक साथ कवर कर रहा है, पॉइंट पर ऐसे नहीं लग रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हमने एज्यूम किया था, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस विड्थ ऑफ द गियर। दिस इज पॉसिबल व्हेन द गियर्स आर रिजिड एंड एक्यूरेटली मशीन्ड। अगर वो मशीन्ड नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर पॉइंट के हिसाब से चीजें होंगी। जो एक्यूरेटली मशीन्ड होंगे तभी हम क्या मान के चलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द रूट ऑफ गियर इज नेग्लेक्टेड। मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन कब आती है, अगर ये प्रोफाइल आपकी ऐसी ना होके, ठीक है, ऐसी हो जाए एकदम, समझ रहे हो, अगर ऐसी ये स्मूथ ना होके आप क्या सोचने लगो, इसे, ये स्मूथ ना होके आप क्या सोचो, इससे ऐसी सोच लो, कैसी, ऐसी, एकदम से चेंज, ड्रास्टिकली चेंज, तो यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगी इस केस में, तो ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा वीकर। ठीक है, अगर ये स्मूथ है, ऐसे जा रहा है, जैसे ये मैंने पिंक कलर से दिखा रखा है, अगर ये स्मूथ फ्लो हो रहा है तो इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी कम, ये होगा स्ट्रोंगर। ठीक है, जहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां पर मटेरियल होता है वीकर। ठीक है, अगर आप एक सिंपल सी बात सोचिएगा, अगर आप इस चीज को ऐसे ब्रेक कर रहे हो, या फिर एक मटेरियल है जो ऐसे बना हुआ है, कौन सा जल्दी ब्रेक होगा, ऊपर वाला, स्ट्रेस कंसंट्रेशन में ज्यादा है। ठीक है, ये वाली चीज क्या है, स्मूथ है, इसमें स्ट्रेस क्या है, ऐसे फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, इस वजह से ये वाली चीज क्या होती है हमारी, हम ऐसा कंसिडर नहीं करते, येलो कलर वाला। ठीक, तो क्या है, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द रूट ऑफ द गियर टूथ इज नेग्लेक्टेड। हम उसे क्या मानते हैं, हमेशा इस तरह से स्मूथ, भले से ना हो बट मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टूथ फैब्रिकेशन एरर्स, टूथ को बनाने की एरर, ऑब्वियस है, हम इंसान हैं, मशीन भी एक तरह से हमने ही बनाई है, तो एरर्स हमेशा रहती हैं, किस किस में, एरर्स इन टूथ प्रोफाइल एंड टूथ स्पेसिंग, जो आती है बैकलेस, बैकलेस आती है, ऑब्वियस है, तो वो फिर क्या करेगी, एक तरह से इंपैक्ट भी डालेगी चीजों पर और ज्यादा इफेक्ट डालेगी, तो एंड रिलेटेड इफेक्ट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। और जितने भी चीजें होती हैं, जैसे मशीनिंग होना, उसका प्रॉपर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का होना, वो सारी चीजें हम क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट। ठीक है, सब परफेक्ट मानते हैं चीजों को। इट इज एज्यूम्ड दैट एट एनी टाइम ओनली वन पेयर ऑफ टूथ इज इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, टॉम में आपने पढ़ा होगा कि हमेशा कॉन्टेक्ट जो होता है वो एक से ज्यादा का रहता है, क्योंकि एक चीज तो कांटेक्ट में थी ही, बैक साइड से दूसरा गियर भी आ जाता है जो कि दूसरे वाले के कांटेक्ट में आना शुरू हो जाता है, जब तक कि पहला पूरी तरह से हट नहीं जाता। ये आपने टॉम में पढ़ा होगा, है ना, नहीं इस पर में भी होता है, इस पर में भी होता है, इस पर में जहां से आपने स्टार्ट किया, पॉइंट ऑफ असेस, है ना, जहां से स्टार्ट किया तब तक दूसरे वाले का पॉइंट ऑफ रिसेस आया नहीं था, लास्ट वाला आया नहीं था, दूसरा वाला भी कहीं बीच में था, जब तक ये वाला कॉन्टेक्ट आना शुरू हो गया था। तो हमेशा पॉइंट जो कॉन्टेक्ट रेशियो होता है वो 1 से ऊपर ही होता है, चाहे वो इस पर गियर ही क्यों ना हो। कॉन्टेक्ट रेशियो क्या हुआ था तब, जो 1 से ऊपर, कितने कॉन्टेक्ट में है, नंबर ऑफ टूथ कितने कॉन्टेक्ट में है, तो 1 तो अवे हमेशा रहेगा, 1 तो रहेगा ही, 1 के प्लस में तब आएगा जब इसका पॉइंट ऑफ रिसर्च जो फाइनल वाला पॉइंट था, ठीक है, उससे पहले पहले दूसरा कोई टीथ आपस में एंगेज हो गए हैं, तो हमेशा वो 1 से बड़ी होती है। जनरली उसकी वैल्यू हम 1.2 से 1.4 के आसपास रखते थे इस पर गियर में। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज एज्यूम्ड दैट दी ओनली वन पेयर इज एक्टिंग, ओनली वन पेयर, हमें नहीं देखना है कि दूसरे भी पॉइंट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमने ये एज्यूम किया कि एक टीथ ही बस कॉन्टेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो एफएस सिर्फ और सिर्फ एक लिया। दूसरे भी कॉन्टेक्ट कर रहे होते तो क्या होता, उस बीम पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका लग रहा होता जो लोड आपने एफटी ट्रांसमिट किया, है ना। हमने क्या माना है, हमेशा हमने माना है ये वाला फिगर, मतलब एफटी सीधा एक ही आ रहा है,
है ना। अगर ये चीज यहाँ ft साथ ही यहाँ पर भी डिवाइड हो जाए थोड़ा सा, कि दोनों एक साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तब ft की ये एक्चुअल वैल्यू थोड़ी रह जाएगी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा पावर वहां पर भी तो दे दी गई ना, है ना, उस वाले टूथ पर भी। इसीलिए हम कॉन्टैक्ट रेशो हमेशा क्या लेके चलते हैं, एक डिजाइन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बात क्लियर है। अगर चलिए, अगर एक क्वेश्चन आप अगर इस चीज को समझ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मेरा कॉन्टैक्ट रेशो ज्यादा हो जाए, अगर मेरा कॉन्टैक्ट रेशो ज्यादा हो जाए, तो मेरी ft की वैल्यू, उस टूथ की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस टूथ की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, मान लीजिए 200 न्यूटन, तो वो 200 न्यूटन मेरी अचीव सेम पावर ट्रांसमिशन पर होगी, या ज्यादा पावर ट्रांसमिट भी कर सकता हूं मैं, अगर कॉन्टैक्ट रेशो मेरा ज्यादा है तो। क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक होती है जो एक्चुअली आप अप्लाई कर रहे हो, एक होती है वो जो आपने डिजाइन से निकाली, एफ टी आपने कहा कि 200 न्यूटन है, एक टूथ पर, एक गियर पर टूथ की जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो 200 न्यूटन है। अब क्या है, आपने उस 200 न्यूटन के बेसिस पर एक पावर ट्रांसमिशन करना शुरू कर दिया, जब कॉन्टैक्ट रेशो आपने 1 रखा अपने माइंड में। कॉन्टैक्ट रेशो 1 मतलब एक टूथ एक से इंगेज हो रहा है बस, फिर जब ये हटेगा तब दूसरा टूथ आएगा, मतलब एफ टी क्या है, एक जगह ही दिख रही है आपको। ठीक है, उसके बेसिस पर आपने पावर ट्रांसमिट कर दी, मान लीजिए 10 किलोवाट एग्जाम्पल के तौर पर। 200 न्यूटन कितने को कर रहा है, 10 किलोवाट को। क्लियर, ये चीज यहां से हो गई। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट रेशो में ज्यादा कर दूं, है ना, अब एक की जगह यहाँ पर 2-3 जो ये है टिथ हैं, वो ऐसे एक दूसरे से इंगेज होते हुए फिर पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अब बताइए, 200 न्यूटन पर डिजाइन है वो टूथ, सारे टूथ 200 न्यूटन पर डिजाइन है। अब मुझे बताइए, क्या पावर ट्रांसमिशन आपकी 10 किलोवाट से बढ़ेगी या कम होगी जब कॉन्टैक्ट रेशो बढ़ा होगी? बढ़ेगी। सेंस समझ में आ गया क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर ft जो है वो टूट जाएगा, है ना, ft क्या है, वो बढ़ जाएगा। ft बढ़ जाएगा तो 200 से वो पहले पहले आ रहा है। अब अगर आपको ft की वैल्यू और ज्यादा बढ़ानी है एक्चुअल की, है ना, तो एक्चुअल की वैल्यू आपको 200 तक पहुंचानी है। अब क्या हो रहा था, 150 मान लेते हैं, तो 200 तक पहुंचानी, तो पावर क्या कर सकते हो आप, ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट रेशियो अगर ज्यादा है तो आपकी ft की वैल्यू बढ़ जाती है। बट क्योंकि हमारे पास एनालिसिस करनी है, तो एनालिसिस के बेसिस पर हम क्या लेके चलते हैं, कॉन्टैक्ट रेशियो टेकन एज दी 1। ठीक, नेक्स्ट है, greatest stress is assumed to occur when the entire load is at the tip of the tooth। ये कहां पर होता है, टिप ऑफ द टूथ पर हम क्या मान के चलते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, मतलब हमारा टूथ वहां पर सबसे ज्यादा वीक, मतलब टूटने की कगार पर होता है। वो पॉइंट कौन से होते हैं, वो पॉइंट कौन से होते हैं, पॉइंट ऑफ असेस एंड पॉइंट ऑफ रिसेस। अगर आप उस चीज को देखोगे, क्यों, क्योंकि यहां पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास ये टूथ आ रहा था ऐसे करके, वो टूथ क्या दे रहा होगा, इसको यहाँ पर टच कर रहा होगा, फिर वो धीरे 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 टचिंग यहाँ पर जा रही है, फिर वो चीज यहाँ पर जा रही है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ जो ये टच करना शुरू किया, ठीक है, असेस के बेसिस पर जो टच करना शुरू किया उसने, वो बिल्कुल उसके पास से शुरू किया, और उसके बाद में क्या हुआ, जब ये रिसेस किया तो फिर इस वाले पॉइंट पर गया। ठीक है, तो जो सबसे दूर वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, उस पॉइंट पर ये क्रिटिकल होगा। क्यों, क्यों क्रिटिकल होगा, कल समझाया था। क्यों क्रिटिकल होगा, क्योंकि वहां m क्या मिलेगा, m max। क्यों, क्योंकि ft इंटू क्या है, h अगर चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर चेंज हो रहा है, और आपको पता है टॉम में आपने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते जाते हैं, चेंज, ऐसे ऐसे, इस पर ये स्मूथली ऐसे ऐसे रपटता जाता है, जो गियर जाता है ऐसे प्रोफाइल में। ठीक है, तो जब मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, तब वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि ft तो हम कांस्टेंट मानेंगे, तो ft इंटू h चेंज हो रहा है, h हमारा जैसे मैक्सिमम होगा, वहां पर ये m भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब वो क्रिटिकल होगा। तो ग्रेटेस्ट स्ट्रेस इज अज्यूम्ड टू अकर व्हेन द एंटायर लोड इज एट द टिप ऑफ द टूथ। ठीक है, अजम्पशन समझ में आ गए। इन अजम्पशन से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि लुईस इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट है गियर से, और गियर के अजम्पशन उसी सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज है लुईस इक्वेशन डिजाइन के बेसिस पर गियर में। ठीक है, उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें, डिफ्लेक्शन ऑफ, देखो, रीजन ऑफ द डायनेमिक लोड, डायनेमिक लोड क्यों आता है, स्टैटिक की बात करते हैं हम, डिजाइन स्टैटिक से करते हैं, डायनामिक लोड क्यों लिया जाता है, क्योंकि उस जगह डिफ्लेक्शन ऑफ द टूथ अंडर लोड होगा, निश्चित है, डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर हमने एक पर ये टूथ है, इस पर ft लगाया, तो क्या इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा। बस यहीं पर डायनामिक जो कंडीशन है वो आनी शुरू हो गई, क्योंकि टूथ अगर वैसे का वैसा ही रहे तो ठीक है, बट डिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत तो होगा, ये परमानेंट नहीं होगा, ये फिर से पुरानी अवस्था पर चला जाएगा, बट जब तक कॉन्टेक्ट है तब तक तो डिफ्लेक्ट हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर डायनेमिक सेंस आ गया, कि जो हमने माना था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट होगा, वो वैसा नहीं है, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर कॉन्टेक्ट हो रहा है।
है ना, तो फिर डायनेमिक वाला सेंस आ गया पहली चीज। दूसरी चीज, इनएक्यूरेसीज इन टूथ प्रोफाइल होती है, इनवॉल्यूट परफेक्ट कभी नहीं बन पाएगा, इनएक्यूरेसी हो गई, ठीक है। तो इनवॉल्यूट नहीं बन पाया तो एफएन जो ऐसे जा रहा था वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, है कि नहीं, जब इनवॉल्यूट हमारा परफेक्ट नहीं बन पाया। दूसरी चीज, एरर इन टूथ स्पेसिंग, वही वाला बैकलैश ज्यादा आ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट, होती है हमेशा। अब किस तरह की इनर्शिया दे रहे हैं, अगर वो यहाँ पर जंग लगा हुआ है या फिर इस तरह से लुब्रिकेशन आपने ज्यादा नहीं दिया है तो फिर वो दिक्कत करेगा, इनर्शिया ज्यादा देगा वो, ठीक है। हमने इनर्शिया क्या माना है, सिर्फ एफटी के बराबर, ठीक है, यहाँ पर तो एफटी से ज्यादा देने लग गया वो, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही रुका हुआ है, अपने आप को क्या मान रहा है कि मैं तो रुका ही रहूंगा, तो फिर डायनामिक वाली चीजें दिक्कत कर रही है, मतलब स्टैटिक वाली चीजें दिक्कत कर रही है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो अभी समझाया था, ठीक है, प्रोफाइल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमें ज्यादा मिल सकता है और ज्यादा कम भी मिल सकता है अगर हमने उसको स्मूथ बना दिया तो, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा मिलता है, क्यों, क्योंकि आप जनरली पूरा स्मूथ नहीं बना पाते हो, बात क्लियर है, क्योंकि आप जब मशीनिंग करते हो तो आप क्या करते हो, वहां पर ग्रूव बना देते हो। भाई आप जब टूथ की मशीनिंग करोगे, टूथ को बनाओगे ना, तो आप ग्रूव बना दोगे, ना कि उसको बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ बनाओगे। और ऐसा होता भी है, गियर आप देखिएगा, गियर आपके जनरली ऐसे मिलते हैं आपको, ऐसे, है ना, ऐसे मिलते हैं, है ना, कभी भी वो ऐसे एकदम बहुत अच्छी प्रोफाइल से नहीं मिलते, ठीक है। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी एक इफेक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द शॉक लोडिंग, ऑब्वियस, ठीक है, जितना ज्यादा शॉक लोडिंग होगी, और रियल में शॉक लोडिंग ही होती है, रियल में कभी भी स्टैटिक होता ही नहीं है, मैंने हमेशा बोला है आपसे, ठीक है। पिच लाइन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो, कि वेलोसिटी कितनी अच्छे से ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, जिसे हम सीवी फैक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी फैक्टर जो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पिच लाइन वेलोसिटी अगर हमारी सही है, अगर एक्यूरेट ये चीजें जा रही हैं, जो हमारी ये वाली चीज है, बेसिकली ये वाली चीज, तो ये जो हमारी है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये चीज भी रियल चीज है, रियल चीज में हो सकता है यहाँ पर वेलोसिटी हमारी परफेक्टली ना जा रही है, बट थ्योरेटिकली हम क्या मानते हैं इसको, हमेशा सेम पावर ट्रांसमिशन। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा सेम पावर ट्रांसमिशन में हो, रियल में कभी नहीं, कभी नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है, ये पॉजिटिव ड्राइव है, इस पे हमेशा पावर इक्वल टू पावर होती है, बट कहीं ना कहीं हमारे लॉसेस 100% होंगे, क्योंकि रियल इंगेजमेंट, और रियल इंगेजमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। थ्योरेटिकल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्या, रीजंस ऑफ द डायनामिक लोड, समझ में आ गए। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ वियर फेलियर। ये क्वेश्चन भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं आपको, टाइप ऑफ वियर फेलियर फॉर द गियर डिजाइन। क्या क्या होंगे, एब्रेसिव वियर, दिस इज द फेलियर अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स। कैसे, समझिएगा जरा इस चीज को। आप गियर जहां बनाते हो, जैसे आपने सुना होगा, शायद देखे भी हो, गियर अरेंजमेंट इन द कार, ये बाइक, ठीक है, देख लिया, वो एक पूरा हब है, ठीक है, जिसके अंदर हमने गियर का अरेंजमेंट लगा रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज है। एब्रेसिव गियर क्या होता है, मान लीजिए एक ये आपके पास ऐसे एक शाफ्ट है, उस पर ये गियर माउंट है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इस साइड में ये गियर माउंट हो गया ऐसे, ठीक है, आप ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, ये एक शाफ्ट हो गई ऐसे, है ना, फिर यहाँ पर इस शाफ्ट पर ये गियर माउंट हो गया ऐसे, इस गियर से मान लीजिए दूसरा ये गियर माउंट हो गया ऐसे, ठीक है, ये गियर ऐसे शाफ्ट हो गई, मान ले ऐसे हमने कुछ अरेंजमेंट मान ली गियर्स के। अब क्या होगा, आप क्या इन गियर को हमेशा ऐसे ही सूखे सूखे चलाते रहोगे, नहीं ना, अगर सूखे सूखे चलाओगे तो गाड़ी कितने दिन चलेगी भाई, लुब्रिकेशन हमेशा जरूरी है, ठीक है। तभी तो कहते हैं भैया कि उसमें भी जाके लुब्रिकेंट डालते रहो, गियर वाले उसमें अरेंजमेंट में, तभी तो कहते हैं सर्विस बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर वो गियर वाले पार्ट में भी लुब्रिकेशन डालते हैं। ये लुब्रिकेशन हमेशा रहता है, अगर नहीं रखोगे तो दिक्कत रहेगी, हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, मटेरियल पिघलने लगेगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, गियर जैसे ही खराब हुए, फंस गए, खराब होगी गाड़ी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, लुब्रिकेशन। तो इसको हमने किसके अंदर डाल दिया, मान लीजिए लुब्रिकेशन के अंदर, कि थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए ये हमारा टॉप व्यू है, तो बॉटम व्यू कैसा होगा, बॉटम व्यू होगा ऐसा, बॉटम व्यू होगा ऐसा कुछ, फिर से यही, फिर से यही, और फिर से यही, समझे हो या नहीं समझे हो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ से देखो, ऐसे देखो यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आएंगी, सेम साफ्ट है, साफ्ट क्या होगी सबकी कॉमन, मतलब एक ही लाइन में दिखेगी ना साफ्ट ऐसे, है ना। इसको अगर ऐसे चीज को टॉप व्यू का आप बॉटम ऐसे सामने से देखोगे, तो साफ्ट सबकी क्या होंगी, एक लाइन में आ गई, ऐसे आपको सामने से देखने पर ये दिखेंगी, ऐसे ऐसे। गियर ये वाला सबसे पहले दिखेगा,
उसके बाद पीछे की तरफ ये वाला गियर दिखेगा, फिर इस शाफ्ट से ये वाला गियर दिख रहा होगा, ऐसे फिर बैक साइड में ये वाला गियर दिख रहा होगा, तो ये चीज दिखेगी। तो हमारा जो लुब्रिकेशन होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पड़ा हुआ, ऐसा लुब्रिकेशन यहाँ पड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि लुब्रिकेशन के अंदर पूरे में फैला हुआ है, ये लुब्रिकेशन यहाँ पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है, जब ये चीज घूम रही है तो लुब्रिकेशन को लेके जा रही है, अपने ऊपर खुद ही स्प्रेड कर रही है। ये एक तरीका होता है जो कि जनरली यूज होता है, ठीक है, इसमें स्प्लैशिंग वाला, ठीक है। जनरली इसमें इसके ऊपर क्या होता है, लुब्रिकेशन ये गियर अपने ऊपर करता जाएगा खुद से। जब इससे टच होगा, ये घूम रहा है काफी तेज घूम रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप में स्प्लैशिंग करते हुए लुब्रिकेशन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा वियर होता है, एब्रेसिव वियर। एब्रेसिव वियर इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। कौन से वाले वियर्स होते हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं एब्रेसिव वियर। तो एब्रेसिव वियर क्या होता है, जब फॉरेन पार्टिकल, अब आपके पास लुब्रिकेंट जो है वो एकदम परफेक्ट है, ऐसा कभी हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल नहीं। फॉरेन पार्टिकल कौन से, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा में आते हैं, ठीक है। अब जब लुब्रिकेशन हो रहा है, ये चीजें घूम रही है, तो अब क्या होगा कि मेटल का रियल में ये चीजें टूटेंगी भी, ठीक है। मेटल अपने आप से डिपॉजिट होता है, टूटेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, वो टूटेगा, वो यहाँ पर जाएगा। मान लीजिए ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं, हो सकता है टैंक की साइडें टूटनी शुरू हो जाए, ठीक है, यहाँ पर रस्टिंग होनी शुरू हो जाए, ठीक है। वो चीजें किस में मिल गई, लुब्रिकेशन में। तो लुब्रिकेंट के अंदर में फॉरेन पार्टिकल का मिल जाना ऑब्वियस है, डर्ट वगैरह होंगे, ठीक है, डर्ट धूल वगैरह वो यहाँ पर आ गई मान लीजिए, तो वो इसके अंदर मिल गई, ये ब्लू कलर से ये इसके अंदर मिल गई। यही डर्ट पार्टिकल जब इंगेजमेंट के बीच में पहुंचेंगे, समझ रहे हो, यही डर्ट पार्टिकल या फिर रस्टिंग पार्टिकल जब इंगेजमेंट में, दो टूथ के बीच के इंगेजमेंट में लुब्रिकेंट पहुंच रहा है ना, इनके बीच में लुब्रिकेंट जा रहा है, अब इसी लुब्रिकेंट में डर्ट पार्टिकल भी पहुंच गए। अब सोचो क्या होगा, वियर होगा, मतलब वियर का मतलब होता है टूटना, किसका, टूथ प्रोफाइल का या टूथ का। तो टूथ प्रोफाइल टूटेगी या नहीं टूटेगी अब, उन डर्ट पार्टिकल की वजह से, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो धूल के कण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इसमें वियर, जो गियर की प्रोफाइल है उसे वियर कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं एब्रेसिव वियर। बात समझ में आ गई है ना। वर्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है, क्या है कि दिस फेलियर occurs due to the presence of the foreign particle। कहां से है, समझ में आ गया, foreign particle in the lubricant like dust deposited between mating teeth, ठीक है, between mating teeth, कहीं ना कहीं तो वो lubricant इन दोनों के बीच में आएगा जहां mating हो रही है, ठीक है। this type of failure more likely to occur in the open gear drive, क्योंकि जितने ज्यादा ओपन गियर ड्राइव होंगे उसमें डस्ट के चांसेस आने के ज्यादा हैं, ठीक है। क्लोज गियर ड्राइव में डस्ट के चांसेस कम है आने के। बात क्लियर हो गई है, ये सेंस हो गया एब्रेसिव वियर का। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द स्कोरिंग। ये टर्म आपको आपके एग्जाम में देखने को जनरली मिल जाती है, इसलिए आपको सॉरी इनकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे नहीं आती कि सीधे ही वर्डिंग आ गई। आपको आजकल ये फाइंड आउट करना होता है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो वो स्टेटमेंट वाइज भी आंसर दे सकते हैं, तीनों के अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए, आपसे पूछा है एब्रेसिव, तो कौन सा होगा, ये वाला आंसर। बात ठीक है, आपके पास 4 स्टेटमेंट बन सकते हैं ना, 4 स्टेटमेंट बन सकते हैं, आपसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा है कोरोसिव वियर, स्टेटमेंट ये दे रखा है, ढूंढो कौन सा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोरिंग। दिस फेलियर अकर्स ड्यू टू द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ लुब्रिकेंट फेलियर। मान लीजिए आपका लुब्रिकेंट कम रह गया, अब वो कंडीशन सोचो कि लुब्रिकेंट क्या हो गया, कम रह गया, स्प्लैशिंग हुई, ये वो हुआ, वो लीक हो गया, कुछ भी हुआ, लुब्रिकेंट कम रह गया। कौन से वाले फिगर में दिख रहा है, इस वाले फिगर में। मान लीजिए लुब्रिकेंट कम रह गया, लुब्रिकेंट की लैकिंग हो गई यहाँ पर, ऐसे ऐसे सोचो, ठीक है। अब क्या है, अब मेटल टू मेटल चल रहा है, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था मेटल टू मेटल चल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्कोरिंग। जो मेटल से मेटल के बीच में, क्योंकि मेटल क्या है 100% रिजिड तो है नहीं कि वो टूटेगा नहीं, जब एक मेटल से दूसरा मेटल टकराएगा डायनामिक कंडीशन में तो वो जरूर टूटेगा, तो इस वियर को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। बात क्लियर हो गई। मेटल टू मेटल कब होगा, जब लैक ऑफ लुब्रिकेंट होगा, जब लैक ऑफ लुब्रिकेंट होगा, मतलब लुब्रिकेंट फेलियर हो जाएगा, या फिर लुब्रिकेंट इतना बेकार हो जाए कि वो उन दोनों के बीच में ये जो लेयर है वो बना ही ना पाए। लुब्रिकेंट ऑब्वियस है, लुब्रिकेंट बेकार होगा हमेशा, तो लुब्रिकेंट वैसे का वैसे डेंसिटी का नहीं होगा, वैसी वैसी विस्कोसिटी का नहीं होगा। लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी बेकार हो चुकी होगी एक टाइम के बाद, जब वो बार बार इन दोनों के बीच में पिसता जा रहा है, तो फाइनली क्या होगा, उसकी लेयर बहुत ही पतली हो जाएगी, और अब क्या है, वो मेटल से मेटल के कॉन्टैक्ट को रोक नहीं पाएगा, और जब वो मेटल से मेटल के कॉन्टैक्ट को रोक नहीं पाएगा तो अब क्या होगी, स्कोरिंग। तो एब्रेसिव क्या होगा, समझ रहे हो, एब्रेसिव वो चीज है, एब्रेसिव वियर वो चीज है जबकि इस टूथ और इस टूथ के बीच में लुब्रिकेंट तो है, लुब्रिकेंट तो है, बट उसके साथ में क्या है, फॉरेन पार्टिकल भी है, तो इसे हम बोलते हैं एब्रेसिव। अब क्या है, इसके और इसके बीच में क्या है, अगर ये टूथ और ये टूथ है और इनके बीच में लुब्रिकेंट जो है उसका फेलियर हो गया,
वो लुब्रिकेंट फेलियर हो गया, मतलब बहुत ही पतली लेयर रह गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट। और अगर इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है तब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्कोरिंग। दोनों चीजों में थोड़ा सा क्लियरिटी हो रही है, ठीक है, इमेजिन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोरोसिव वियर। कोरोसिव वियर में क्या होता है, दिस फेलियर अकर्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द गियर टूथ सरफेस एंड द लुब्रिकेंट। ये है हमारा ये वाला केस, क्या कि अगर मेरे पास गियर टूथ ये थे, ऐसे गियर टूथ ये थे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, लुब्रिकेशन है, बट वो लुब्रिकेशन हाईली केमिकल रिएक्टेड है, किससे, किससे, इस मेटल से। ये मेटल मान लीजिए स्टील है एग्जांपल के तौर पर, और ये कोई लुब्रिकेशन है जो कि स्टील से बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। टेम्परेचर हाई होगा या नहीं, ये सुनो, टेम्परेचर हाई है, क्यों, क्योंकि बार बार घूम रहे हैं, बार बार ये कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, जब गाड़ी चल रही है तो टेम्परेचर तो हाई होना है। टेम्परेचर हाई होने पर केमिकल रिएक्शन बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है। इसका मतलब अगर ये स्टील से ज्यादा हाईली रिएक्टेड लुब्रिकेंट है तो क्या होगा, तुरंत ही यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, इरोड। इसे क्या बोलते हैं, इरोजन, इरोड हो जाना, इरोड हो जाएगी। मतलब मेटल जो स्टील का है वो कहाँ चला जाएगा, लुब्रिकेंट की तरफ को, क्योंकि रिएक्शन हो गई, मेटल वहां से हटना शुरू हो गया। ऐसे यहाँ का भी मेटल क्या हो जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा, है ना, केमिकल रिएक्शन करके इरोजन आ जाएगा। उसी इरोजन की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा वियर फेलियर हो जाएगा। इसे हम वियर ही तो बोलेंगे, टूटना, ठीक है। वियर फेलियर हो गया किसका, इसका, हमारे टूथ का, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोसिव वियर, ठीक है। कोरोजन हो जाना, इरोजन हो जाना उसका, ठीक। तो एब्रेसिव समझ में आ गया, स्कोरिंग समझ में आ गया, कोरोजन समझ में आ गया। दोनों, तीनों में क्या था, तीनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तीनों में इंपॉर्टेंट है लुब्रिकेंट, वेरी गुड। हर चीज में लुब्रिकेंट है। अगर लुब्रिकेंट के अंदर फॉरेन पार्टिकल तो एब्रेसिव, वेरी गुड। अगर लुब्रिकेंट फेल हो जाए, मतलब लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी ना बचे, बिल्कुल बेकार हो जाए, पानी की तरह बिल्कुल बेकार, तो स्कोरिंग, ठीक है। और अगर लुब्रिकेंट केमिकली रिएक्ट कर जाए, लुब्रिकेंट ही ना हो तो केमिकल रिएक्शन होगी नहीं, है ना, तो लुब्रिकेंट अगर केमिकल रिएक्शन कर जाए तो वो है हमारा कोरोसिव। तीनों चीजें समझ में आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं पिटिंग की तरफ। पिटिंग क्या होता है, दिस फेलियर इज ए फेलियर वेयर इज ए फटीग वियर फेलियर ड्यू टू द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेस साइकिल। मतलब अब वो चीज समझो, ये चीज क्या थी, ये चीज थी वो, ये जो चीजें मैंने तीनों समझाई ये चीज थी वो, जब हम सिर्फ और सिर्फ एक टूथ का दूसरे टूथ से इंगेज सोच रहे थे, सिर्फ एक साइकिल की बात हो रही थी। ऐसे एक साइकिल आई, ये आई, मैंने इसी में तीनों को समझा दिया। अब मैं वो बात कर रहा हूँ क्या, कि ये पहले इंगेज हुआ फिर गया, फिर इंगेज हुआ फिर गया, फिर इंगेज हुआ फिर गया। मैं लुब्रिकेशन की बात नहीं कर रहा अंदर, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बार बार एक दूसरे से मेटिंग होना, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, फटीग, वेरी गुड। रिपीटेड स्ट्रेसेस आ रही है, फटीग आ रही है, फटीग की वजह से 100% क्या होगा, वियर होगा या नहीं होगा, वियर होगा। इसी वियर को हमने यहाँ पर क्या बोला है, फिटिंग, ठीक है। अब मुझे बताइए, इन तीनों वियर्स को, इन चारों वियर्स में कौन से वियर्स आप रोक सकते हो, कौन से वियर्स आप रोक सकते हो, प्लीज नीचे की लाइन मत पढ़िएगा, कौन से वियर्स आप रोक सकते हो, शुरू के तीन। क्यों, अगर आप लुब्रिकेंट में पैसे अच्छे खर्च कर दो तो ये भी रुक जाएगा, स्कोरिंग मतलब उसके अरेंजमेंट में रखो, वहां पर एब्रेजन नहीं आएगा, फॉरेन पार्टिकल मत आने दो। फिर स्कोरिंग का मतलब क्या हुआ, स्कोरिंग में क्या हुआ, लुब्रिकेंट अच्छी क्वालिटी का रखो, उसमें विस्कोसिटी रहने दो, है ना, इतना अच्छा रखो, या उसे एकदम चेंज करते रहो कि विस्कोसिटी, बिल्कुल विस्कोसिटी मेंटेन रखो। इसमें क्या होगा, कोरोसिव में केमिकल रिएक्शन मत होने दो, ऐसे लुब्रिकेंट रखो जो स्टील से या जो पर्टिकुलर गियर मेटल है उससे केमिकल रिएक्ट ना करें, है ना। तो ये तीनों चीजें हम हटा सकते हैं, जबकि क्या आप फिटिंग को हटा सकते हो, कभी नहीं, क्योंकि जब तक आपकी साइकिल रिपीट नहीं होंगी तब तक आपका रोटेशन होगा नहीं और पावर ट्रांसमिशन होगा नहीं, तो पिटिंग को आप नहीं रोक सकते। तो पर्टिकुलर पिटिंग जो है वो उसके हिसाब से भी डिजाइन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये हमारे वियर्स है जो कि क्वेश्चन देखने को कभी कभी मिलते हैं इनके भी, ठीक है। तो चारों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ये थोड़े रफ डायग्राम हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द गियर डिजाइन स्टेप्स, ठीक है। गियर डिजाइन स्टेप्स, गियर डिजाइन स्टेप्स में क्या है, अभी तक जितना हमने समझा है उसमें बेसिकली क्या था, हमने समझा स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग के बेसिस पर बीम स्ट्रेंथ, बीम स्ट्रेंथ क्या थी, आंसर दीजिए, सिग्मा बी मैक्स इंटू वाई इंटू बी इंटू एम, ठीक है। वो क्या है, वो मेरी है बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। उसके बेसिस पर मैं उस टूथ की डिजाइन कर सकता हूँ कि मैक्सिमम उसमें कितनी स्टैटिक लोड लगा सकते हैं। फिर हमने डायनामिक के सेंस को समझा, क्या समझा कि एफ डी जो है वो क्या है, एफ टी इंटू सी वी या फिर एफ टी अपॉन सी वी, डिपेंडिंग ऑन द सी वी वैल्यू,
ठीक है, CV लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है। हमारे पास FD की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायनेमिक लोड की वैल्यू FS से कम होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो सेफ डिजाइन में होगा। अगर FS से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, फेलियर में। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई थी। अब हम चलते हैं गियर डिजाइन स्टेप्स। इन्हीं स्टेप्स को मुझे फिर से लेना होगा, बट कुछ चीजें हैं जो कि मुझे पहले समझानी होगी। सम कंडीशंस, पहले सम कंडीशन समझा देता हूँ, उसके बाद में उस एक क्वेश्चन लेके मैं आपको पूरी डिजाइन करवा दूंगा। ठीक है, एक डिजाइन का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे पूरी डिजाइन भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, जनरली वो क्वेश्चन आपके नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आएगा, ठीक है, बट कन्वेंशनल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेंगे जिसमें हम डिजाइन करेंगे खुद से। ठीक है, अभी पहले अलग कंडीशन समझ लो क्या क्या होती है। ये है पहले, नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन, अगर नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन नहीं दिया हुआ है, पिनियन क्या है, छोटा गियर, छोटा गियर है तो छोटे टीथ होंगे, कम नंबर ऑफ टीथ क्या होंगे, कम होंगे। वो नंबर ऑफ टीथ अगर आपको नहीं दिए हुए हैं तो गियर को क्या आप, पिनियन को क्या आप 2 टीथ का गियर मान के चला लोगे, नहीं ना। तो एक होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। गियर की डिजाइन करने के लिए भाई देखो, आपने कहा गियर की मुझे डिजाइन करनी है, गियर डिजाइन करने के लिए आप क्या करोगे, एक पिनियन बनाओगे, एक गियर बनाओगे। ठीक है, इन पिनियन और गियर पर नंबर ऑफ टीथ कितने लोगे, नहीं दिए आपको, कितने लोगे, क्या 2 ले लोगे, नहीं, नहीं ना। ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ के बारे में देखो, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ क्या होता है, Z1। Z1 मतलब पिनियन छोटा वाला, उसके लिए 1 ले लिया मैंने। पिनियन के लिए Z1 शुड बी ग्रेटर देन Z1 मिनिमम। और वो मिनिमम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये भी सेंस होता है। एक होता है हमारे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, और एक होता है हमारे पास नंबर ऑफ टीथ हम मैक्सिमम जो ले रहे हैं उनकी मिनिमम वैल्यू। समझिएगा, उनकी मिनिमम वैल्यू, कि हम ऐसा भी नहीं है कि 2 की जगह हम 25 ले लें। समझ रहे हो, अब हमने 2 भी नहीं ले सकते, एक चीज तो ये पता है हमें, 2 नहीं ले सकते। एक हम 25 ले सकते हैं क्या, 100 ले सकते हैं क्या, नहीं। तो उसके लिए हमें क्या लेके चलना होगा, एक वो मैक्सिमम की मिनिमम रेंज। उस मैक्सिमम की मिनिमम रेंज कि हम 100 नहीं लेंगे, अगर 100 लेंगे तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, 100 लेंगे तो इंटरफेरेंस हो जाएगा ना भाई, 150 लेंगे इंटरफेरेंस हो जाएगा ना, जाएगा ही नहीं। एक तो है कि जाएगा ही नहीं, और दूसरा है कि वो बहुत ज्यादा अंदर चला जाए। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को हमें हटाते हुए एक मिनिमम रेंज लेके चलनी होती है, मिनिमम वैल्यू लेके चलनी होती है, Z1 मिनिमम। तो वो जो Z1 मिनिमम है टू अवॉइड इंटरफेरेंस, वो कहां से निकलती है, वो निकलती है इस फॉर्मूले से, 2AW अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, 2AW अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। ये चीजें आपको बेसिकली टॉम में पढ़ाई हुई हैं। मैं आपको अगर ये चीजें जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, कि इंटरफेरेंस के लिए मैं Z1 मिनिमम ले रहा हूँ, या 2 जो ले रहा हूँ उस 2 से मैं ये जो 2 वैल्यू है 2 नहीं ले सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको इंटरफेरेंस में समझाई हुई है। फिर मुझे पूरा इंटरफेरेंस वाला फिगर बनाना पड़ेगा जो मेरे माइंड में चल रहा है, इसलिए मैं उन चीजों को अभी अवॉइड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पर रख रहा हूँ, डिजाइन के फॉर्मुलेस पर। ठीक है, तो Z1 मिनिमम की वैल्यू आपकी अवॉइड इंटरफेरेंस करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, 2AW अपॉन साइन स्क्वायर फाइव। फाइव समझते हो, प्रेशर एंगल। ठीक है, प्रेशर एंगल यहाँ पर अगर आप खुद सोचो, इस चीज को मैं फिर से रफ कर दूंगा, यहाँ पर आप खुद सोचो कि अगर मेरा प्रेशर एंगल यहाँ पर ऐसे बन के आ रहा है, ये प्रेशर एंगल क्या होगा, ये वाला। ठीक है, जैसे जैसे मैं फाइव की वैल्यू ज्यादा करूंगा, जैसे जैसे मैं फाइव की वैल्यू ज्यादा करूंगा, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, साइन फाइव की। साइन फाइव की वैल्यू ज्यादा होगी तो Z1 मिनिमम क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, बात सोच रहे हो, यहाँ फाइव जितना ज्यादा करोगे, जो Z1 मिनिमम की वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आप फाइव की वैल्यू ज्यादा रख सकते हो या नहीं, बात समझ में आ रही है ना। पहले से ही मैंने आपको समझा रखा है कि फाइव की वैल्यू आप ज्यादा नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि आपका पर्पस क्या है, FT को ज्यादा लेके आना, ना कि FR को ज्यादा लेके आना। ठीक है, ये चीजें आपको FT और FR वाली कॉन्सेप्ट टॉम में नहीं समझाए जाते। ठीक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरफेरेंस वाला सेंस समझाया जाता है, इसलिए आप फाइव की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो AW है वो क्या है, AW है, AW इंटू M को हम बोलते हैं A। ये आपने पढ़ा था अभी कल, कल मैंने आपको समझाया था A कौन सी चीज होती है, A है अडेंडम, वो अडेंडम क्या है, AW इंटू M। AW इज द फैक्टर, फैक्टर इंटू M क्या है, मॉड्यूल। ठीक है, आपको मैंने कल समझाया भी था कि हमारे पास A इक्वल टू M होता है, वो A इक्वल टू M होता है किसके लिए, फॉर फुल डेप्थ के लिए, फॉर फुल डेप्थ टीथ, इसे हम बोलते हैं फॉर फुल डेप्थ टीथ क्या होता है, A इक्वल टू M। ठीक है, और फॉर स्टब टूथ, फुल डेप्थ टीथ बेसिकली हमारे किस स्ट्रक्चर के होते हैं, ऐसे, और स्टब टूथ होते हैं हमारे कुछ ऐसे, ऐसे।
ठीक है, मतलब इससे इसका जो डेप्थ होता है वो कम होता है। ठीक है, इससे इसका डेप्थ कम होता है। आपको दिख भी रहा होगा 0.8 m है अडेंडम। जो अडेंडम बन के आएगा वो हमारा क्या आएगा 0.8 m। पिच सर्कल सेम होगा, अडेंडम क्या होगा 0.8 m। समझ रहे हो ना, पिच सर्किल यहाँ पर भी और इसके लिए पिच सर्किल दूसरा ही है। आप समझो इस चीज को, एक पिच सर्किल इससे जा रहा होगा जब यह टूथ बन रहा होगा हर जगह, एक पिच सर्किल इससे जा रहा होगा, सॉरी पिच सर्किल कह रहा हूँ, अडेंडम सर्किल, अडेंडम सर्किल एक इससे जा रहा होगा, एक जा रहा होगा इस वाले से। ठीक है, दो अलग अलग हैं, ये एक साथ नहीं है, ये दो अलग अलग फिगर बना रहा हूँ। इन दो फिगर में जरा सोचोगे, जो हमारा पिच सर्किल होगा, अडेंडम सर्किल तो ये होगा येलो वाले, पिच सर्किल जो दिखाऊंगा वो दोनों के सेम होंगे या नहीं, दोनों के पिच सर्किल सेम होंगे, है ना, सेंटर से पिच सर्किल दोनों के सेम होंगे। यहाँ की जो वैल्यू है वो कितनी है m, और यहाँ की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.8 है। आ गया ना अडेंडम कम। ठीक है, तो स्टब टूथ इसे बोलते हैं जिसका अडेंडम थोड़ा कम हो, है ना, पिच सर्किल सेम होगा, अडेंडम थोड़ा कम हो। यहाँ पर क्या है, अडेंडम ज्यादा है, तो इसे स्टब टूथ बोलते हैं। a = 0.8 m लिया जाता है यहाँ। तो 0.8 m लेंगे तो AW की वैल्यू क्या आ गई 0.8, है ना, AW क्या आ गया 0.8, इससे रिलेट किया। और A = M है, जब फुल डेप्थ है तो AW क्या हो गया 1, इससे रिलेट किया। बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहां से हमने AW को निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इसमें रखना था। तो Z1 मिनिमम की वैल्यू क्या होगी 2AW/sin² जरा रखो और ये आंसर मुझे दो आप, इनके आंसर्स मुझे दो, कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होते हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होते हैं फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 20 डिग्री फुल डेप्थ, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। 20 डिग्री फुल डेप्थ वाले गियर मिलते हैं आपको। ठीक है, 14.5 वाले, हाँ जो वैल्यूज हैं वो बताइए। फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए कितनी वैल्यू हो रही है 20 डिग्री फुल डेप्थ, है ना, ये वैल्यू आ रही है कितनी 14 नहीं, 14 नहीं, हाँ नहीं, हाँ आपके आंसर सही है 14 है, बट वो किसी एक का आंसर है, वो तीनों का नहीं है, वो किसी एक का है, वो है किसी का आंसर बताएंगे। हाँ, यहाँ पर बताइए 20 डिग्री रखो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। कितनी, नहीं, 2AW फुल डेप्थ के लिए कितना है 1/sin², फाई की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री। बस सोल्व करके आंसर दो, 2/sin² फाई, सोल्व करके आंसर दो कितना आ रहा है। कितना 17 पॉइंट, हाँ 17.09, बहुत बढ़िया। तो अगर ये 17.09 है तो आप क्या लिखोगे इसे, गियर 17 लिखोगे या 18, 18, क्योंकि गियर कभी भी 0.09 नहीं हो सकता, उसे हमें पूरा लेना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट 18, नहीं 17.09 आएगी, नहीं 17.09 आएगी। ठीक है, तो इसे या तो रिफ्रेश मार दो। ठीक है, तो 7 ये हो गया 18। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा 18। ठीक, इसके बाद इसके लिए निकालो, ये क्या है स्टब टूथ, स्टब टूथ का मतलब क्या होगा 2.08/sin² 20। तो यहाँ से आप सीधा कर सकते हो, 17.09 को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, 13.67, वेरी गुड, 13.67। तो इसको हम क्या लेंगे अराउंड 14। ठीक है, अब इसके लिए बताओ 14.5 के लिए, 14 पॉइंट सॉरी ये, हाँ 14.5 डिग्री फुल डेप्थ के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 31.90, ओके, या 8 समथिंग कुछ ऐसी है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 × AW की वैल्यू है, फुल डेप्थ है तो 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय sin² 14.5। सो इसकी वैल्यू ये, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 32। तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा, ये टीथ, ये टीथ और ये टीथ, मतलब आप क्या करोगे अब, कम से कम टीथ रखोगे इस 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए 18 से कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर रखोगे 14 कम से कम, यहाँ रखोगे 32 कम से कम। तो ये 2 3 8 रखने से कोई मतलब नहीं होता गियर में, गियर में कितने रखने होते हैं इसके हिसाब से, ये मिनिमम नंबर है फॉर द स्टैंडर्ड वैल्यूज, 20 डिग्री प्रेशर एंगल, 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल। ठीक है,
मैक्सिमम रखा जाता है सेंटर डिस्टेंस पे, फिर वही टॉम वाली चीज आ जाएगी कि अगर आप नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा रहे हो तब भी वो चीज हमारी क्या करती है, फंसती है। अगर नंबर ऑफ टीथ बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो फंस जाएगी। ठीक है, एक तो है अंदर से इंटरफेरेंस लेके आना, मतलब एक तो होता है अंदर से उसको अंडर कटिंग जिसे बोल देते हैं वो लेके आना। ठीक है, और एक होता है ये वाली चीज आपस में फंस जाना। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ भी आप बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, कि पता लगा 100 रख लिए, ऐसे नहीं है। ठीक, चलो ये वाली चीजें यहाँ पर हो गई। उसमें 4 कंडीशन होती है, वो चीजें हम टॉम में पढ़ते हैं पूरी। ठीक, ये हो गया यहाँ पर कंडीशन। ये किसकी है, ये कंडीशन किसकी है, मैंने सम कंडीशन लिखा है गियर डिजाइन में, ये चीजें हम यूज करेंगे आगे। ये कंडीशन किसकी है, पहले नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, अगर नहीं दिया हुआ तो हम इतना मान के चलेंगे। ठीक है, आगे आगे दूसरी कंडीशन है मॉड्यूल की। मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज ऑब्टेन्ड by using the following equation which is obtained from the beam strength equation of the weaker gear। तो मॉड्यूल की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे। आप डिजाइन कर रहे हो किसी गियर की, किसके बेसिस पर, आप सोचो तो इस क्वेश्चन को। अभी मैं आगे वैसे समझाऊंगा इस चीज को आपको, मैं आगे समझाऊंगा आपको क्या गिवन होता है जब भी किसी चीज के डिजाइन कर रहे होते हो। क्या गिवन होता है जब किसी चीज के डिजाइन कर रहे हो, तो क्या गिवन होगा, एम मॉड्यूल। डिजाइन जब किसी चीज के कर रहे हो तो क्या गिवन होगा, डायमीटर। गिवन क्या होगा, सोचो, लोड। हमें पावर कितना ट्रांसमिट करना है, सबसे पहली चीज होती है पावर कितना ट्रांसमिट करना है। आपने डिजाइन किया नहीं और आपको डायमीटर गिवन है, तो फिर डिजाइन किस चीज का भाई, सोचो। अगर आपको मॉड्यूल पता है तो फिर डिजाइन किस चीज का, मतलब ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना होता है, पावर के बेसिस पर, पावर के बेसिस पर डिजाइन करना है कि मुझे पावर यहाँ से यहाँ पर इतनी ट्रांसमिट करनी है, तो उसके बेसिस पर मेरा एफ कितना होगा, और वो एफ जो है उसके बेसिस पर मेरा बी एम वाई वगैरह की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो उसी के हिसाब से मेरा एम आएगा, उसी इक्वेशन के हिसाब से। बात क्लियर हो रही है ना। तो डिजाइन हमेशा लोड के बेसिस पर किया जाता है, मैं सोम में भी हमेशा बोलता हूँ। तो यहाँ लोड बेसिकली पावर है। ठीक है, तो यहाँ जो एम की वैल्यू है वो क्या आती है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.26 क्यूब रूट ऑफ T1 अपॉन सिग्मा बी वाई फॉर द वीकर गियर इंटू साई इंटू Z1। ठीक है, ये वीकर गियर है तो Z1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ जो T1 है वो क्या है, एक तरह से हमारे लोड से निकल के आया हुआ टॉर्क है। एक पर्टिकुलर आपको क्या मिलेगा, पावर, और एक पर्टिकुलर क्या मिलेगा, ओमेगा। कि रोटेशन कितना चाहिए साफ्ट पे, आउटकम वाली पे, है ना। तो साफ्ट पे आपको रोटेशन मिलेगा तो आप T निकाल सकते हो वहां से कि टॉर्क कितना आ रहा होगा। तो टॉर्क यहाँ पर ये हो गया, और ये वीकर गियर का ये हो गया। तो यहाँ पर साई क्या है, साई को देखो, साई है हमारा बी अपॉन एम। ठीक है, बी अपॉन एम, यहाँ पर साई की वैल्यू होती है जनरली 8 से लेके 14। इसकी हम जो मीडियम वाली वैल्यू होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू, उसको हम लेके चलते हैं साई इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर मैं बी की वैल्यू लेके चलूँ तो बी कितना हो गया, 10 एम। ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना। बेस विथ क्या होती है गियर की, उसके मॉड्यूल के हिसाब से 10 टाइम्स। बात समझ में आ रही है। मॉड्यूल कल मैंने समझाया था ना आपको, मॉड्यूल क्या होता है, ये चीज कटना, ये चीज कटना, नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से ये वाली चीज कटना, है कि नहीं। तो इसके 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, इस मॉड्यूल के 10 टाइम्स हम क्या रखते हैं, बेस विथ। बात क्लियर हो गई है ना, 10 टाइम्स जनरली। ये आंसर आपको कहीं नहीं आएगा, मतलब कुछ और नहीं आएगा ऑप्शन में, तो सीधा 10 को क्लिक करके आइएगा। ठीक, और जबकि आंसर कहां से होता है, 8 से लेकर 14 तक, बट हमारा जनरल आंसर है 10। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या हो गई हमारी, जेड की, नंबर ऑफ टीथ की। दूसरी कंडीशन हो गई मॉड्यूल की। मॉड्यूल कैसे निकालेंगे, ये कंडीशन रखते हुए। ठीक, नेक्स्ट चीज है हमारी वियर स्ट्रेंथ। अभी वियर स्ट्रेंथ क्या, मैंने आपको वियर समझा दिए, मैंने आपको वियर्स समझा दिया ना, वियर्स क्या क्या है हमारे। ठीक है, एब्रेसिव वियर, कोरोसिव वियर, स्कोरिंग एंड फिटिंग। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये डायनामिक से भी ऊपर है एक तरह से देखा जाए तो। जरा सोचो, एक तो था डायनामिक सेंस, बार बार फोर्स का स्टैटिक ना लगते हुए रोटेशन में जाना, डायनामिक सेंस। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है यहाँ पर उनका वियर हो जाना। सोचो जरा, एक है मेटल जो डायनामिक को झेल पा रहा है, समझो जरा, एक स्टील है जो डायनामिक को झेल पा रहा है ना, ऐसे बार बार डायनामिक आ रहा है, वो झेल पा रहा है, मतलब अपने आप को वियर नहीं कर रहा। और एक है मेटल जो रियल है, स्टील, वो क्या कर जा रही है, बार बार जब डायनामिक लोड लग रहे हैं तो वो क्या हो जा रही है, टूट जा रही है, वियर हो जा रही है। जो अभी मैंने वियर समझाया आपको, वो जो वियर हो जा रही है उसकी वजह से यहाँ पर उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगी, जिसका हम डिजाइन करेंगे इस इक्वेशन के बेसिस पर, है ना। तो हमने क्या किया, इसका डिजाइन किया उसी पर्टिकुलर गियर का, जो हम गियर के डिजाइन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वियर स्ट्रेंथ बेसिस।
वो क्या है, वो है बीम स्ट्रेंथ बेसिस। ये क्या है, वियर स्ट्रेंथ बेसिस। बात समझ में आ रही है? एक है बीम स्ट्रेंथ जिसमें सिग्मा बी की वैल्यू आएगी, है ना। सिग्मा बी क्या थी मेरी, स्टैटिक लोडिंग पर लगने वाला मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। स्टैटिक लोडिंग थी ना पी या एफ टी, उस पर लगने वाला मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, वो था मेरा बीम स्ट्रेंथ। यहाँ पर क्या है, वियर स्ट्रेंथ। वियर स्ट्रेंथ पर क्या सिग्मा बी आ रहा होगा, बताइए, क्या वियर स्ट्रेंथ पर सिग्मा बी आएगा? वियर कब हो रहा है, वियर कब हो रहा है, जब उसका मेटल टूटने लग जा रहा है अपनी पेरिफेरी से, अपनी सरफेस से वियर टूटने लग जा रहा है, तो उस पर सिग्मा बी मैक्स नहीं होगा, उस पर क्या होगा, उसमें होगा सिग्मा ईएस, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। आपको याद है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का मीनिंग मैंने आपको सोम में भी थोड़ा सा समझाया था जब मैंने फटीग लोडिंग बताई थी। क्योंकि ये जो हमारे पास डायनामिक का जो वियर वाला सेंस आएगा वो जनरली कहाँ 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 आएगा, जब उस पर साइक्लिक लोडिंग चल रही होगी तभी तो वियर होगा। चाहे वो हमारे लुब्रिकेशन से हो, ठीक है, चाहे वो लुब्रिकेशन वाला वियर हो, तभी होगा ना जब बार बार साइकिल आएगी। एक साइकिल से क्या लुब्रिकेशन वाला वियर भी हो सकता है? नहीं, बार बार जब साइकिल होंगी तभी तो लुब्रिकेशन वाले वियर भी होंगे ना, चाहे वो हमारा स्कोरिंग हो, चाहे कोरोजन हो, चाहे हमारा एब्रेसिव हो, ठीक है। तो बार बार जब लोड लग रहे हैं तो उस पर क्या हम सिग्मा बी बोलेंगे? नहीं, होगी वो सिग्मा बी का सेंस, बेंडिंग स्ट्रेस का सेंस, बट उसमें वैल्यू क्या होगी हमारी, सिग्मा ईएस। और वो सिग्मा ईएस क्या होती है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द गियर। कौन से गियर को लेके चलेंगे, वीकर को, ठीक है। क्या चीज, हाँ, ये अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो फटीग झेल पाएगा, अगर ये वैल्यू अगर कम है उस मटेरियल की तो वो जल्दी से टूट जाएगा, वियर हो जाएगा। वियर का मतलब क्या हो गया, टूटना, ठीक है। चाहे वो ये वाला वियर क्या है, ये वाला वियर ऐसे नहीं हो रहा कि बिल्कुल उसके वहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है, यहां से, समझो इस चीज को, ये फेलियर ये वाला नहीं है, ये फेलियर क्या है, किसी भी पार्ट पर ये चीज यहां से फेल हो गई, दैट इज द वियर। समझ रहे हो ना, ये है हमारा वियर स्ट्रेंथ, कि वियर स्ट्रेंथ झेलना है, क्योंकि हमें इसको ऐसे भी तोड़ने नहीं देना है, इसको कहीं से भी तोड़ने भी नहीं देना है, हमें परफेक्ट रखना है इसकी डायमेंशन को। तो परफेक्ट रखना है तो हमारे पास ये वाली चीज भी क्या होनी चाहिए, वीकर गियर झेलना चाहिए। ये वाली इक्वेशन से भी एफ डब्ल्यू क्या करना चाहिए, वो झेलना चाहिए। तो इस इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। क्यू क्या होता है, क्यू इज ए कॉन्स्टेंट, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्यू इज ए कॉन्स्टेंट, क्यू इक्वल टू क्या होता है, 2g/g+-1। अब ये जो 2g/g+-1 है, तो 2g/ में g+1 कब लिया जाता है, जब एक्सटर्नल गियरिंग के अरेंजमेंट हो। एक्सटर्नल गियर समझ में आता है ना, टॉम में पढ़ा है, ठीक है। और माइनस तब लिया जाता है जब इंटरनल गियर हो, जब मेटिंग इंटरनल गियर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्टडी है वो हमारी इससे नहीं है कि इंटरनल गियर क्या होते हैं, एक्सटर्नल गियर क्या होता है। हमारी स्टडी जो होती है डिजाइन ऑफ गियर की, वो होती है सिर्फ और सिर्फ मेटिंग पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर होता है माइनस जब इंटरनल गियरिंग हो, ठीक है। जी क्या है, गियर रेशियो। गियर रेशियो अपॉन गियर रेशियो, इसका मतलब ये सारी यूनिट कैंसिल हो गई, इसका मतलब क्यू क्या है, एक कांस्टेंट। बात क्लियर हो गई। फॉर ए गियर मतलब गियर अरेंजमेंट, सॉरी दोनों मतलब एक अरेंजमेंट, फॉर ए गियर अरेंजमेंट क्यू क्या है, कांस्टेंट है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, g+-1, मतलब अगर एक्सटर्नल तो प्लस, इंटरनल तो माइनस, ठीक। दूसरी बात, क्यू हो गया एक कांस्टेंट। d1 क्या है, डायमीटर, किसमें होगा, mm में, कोई दिक्कत ही नहीं। ये किसके लिए है, d1, वीकर गियर के लिए, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है वो पिनियन ही हो, ठीक है। तो मैं वीकर गियर लेके चल रहा हूँ, ठीक। हाँ, उसके बाद के क्या है, के है इज द मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर। के की यूनिट क्या है, मेगा पास्कल, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो के क्या है, मेगा पास्कल में मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर। इसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, क्या, सिग्मा ES² इंटू साइन फाई अपॉन 1.4, ब्रैकेट में 1/E1 + 1/E2। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिग्मा ES क्या है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द वीकर गियर। साइन फाई क्या है, प्रेशर एंगल, ठीक। ये चीज याद रखने में कोई टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो, ऑप्शन में जरूर मिलेगा। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ऑब्वियस है, बट ऑप्शन में ये चीज जरूर मिल जाएगी, ठीक। बात क्लियर हो गई, बस स्क्वायर वगैरह याद रखना, ठीक। उसके बाद और क्या बचा, बी भी क्या है हमारे पास, mm में, बेस विड्थ है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस विड्थ हो गई mm में, ठीक। तो ये चीज याद रखना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, फॉर द सेफ लिमिट FD शुड बी लेस देन FW। FD के बेसिस पर भी डायनामिक लोडिंग में कि FD शुड बी लेस देन, अब देखो जरा, FD शुड बी लेस देन FW, और FW इज ऑल्सो लेस देन FS, है ना, FW इज ऑल्सो लेस देन FS, तभी तो हमारा टोटल बीम हमारी सेफ कंडीशन में होगी,
बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो यहाँ पर एफ डी इज लेस देन और इक्वल टू एफ डब्ल्यू, और ऐसे ही हमने क्या डिजाइन किया था, एफ डी इज लेस देन एफ एस। किसके? एफ डब्ल्यू के एफ डी बड़ा होगा, क्यों? नहीं, ओहो, ये वियर स्ट्रेंथ है भाई, ये भी तो सोचो, ये वियर स्ट्रेंथ है। वियर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मैक्सिमम जो मैं झेल सकता हूं, समझो इस चीज को। इसके इक्वेशन के बेसिस पर हमने क्या निकाल लिया, मटेरियल की वो कैपेसिटी जिसमें ये चीज वियर नहीं होती है। मतलब मान लीजिए वो एफ डब्ल्यू कितना निकल के आया, 150। 150 न्यूटन पर ये चीज वियर नहीं होती है, तो ये चीज बड़ी होनी चाहिए एफडी से, जो कि एक्चुअल में आपके ऊपर एफडी लग रहा है, या उससे छोटी होनी चाहिए 150? सोचो जरा, एक 150 जो है हमारे पास, जो इसकी कैपेसिटी है, इस इक्वेशन से निकल के आ रही है। आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से समझो। ये जो चीज है, ये वाला पार्ट, इसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ वियर को सोच रहे हैं। डायनामिक को भूल जाओ अभी, बेंडिंग को भूल जाओ अभी, अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करो, वियर की। वियर में हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली, 150। वो 150 पर ये अपने आप को वियर से बचा सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर वो वियर से बचा सकता है 150 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें 150 प्रोड्यूस हो गया, ये जो एफ डब्ल्यू है वो भी एक तरह से कौन सा वाला है, टेंजेंशियल फोर्स। इसे मत भूलो कि ये भी एक तरह से कौन सा फोर्स लग रहा है मेरा, टेंजेंशियल फोर्स। तो एफ डब्ल्यू की वैल्यू अगर टेंजेंशियल फोर्स जो कि 150, ये एफ डब्ल्यू जो 150 है, अगर उससे ज्यादा आ गई, टेंजेंशियल फोर्स अगर उससे ज्यादा आ गई, तो वियर में टूट गया ना, वियर में टूट गया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अगर इसे डिजाइन करना है, तो जो हमारी टेंजेंशियल फोर्स है वो भी इस वाले से क्या होनी चाहिए, कम, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा हो गई तो वो तो वियर में टूट चुका है। आप कहाँ बीम स्ट्रेंथ की बात करने लग गए, वो तो वियर में पहले ही टूट गया। बात समझ में आ रही है ना? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ से रिलेट करके चलो, कि अगर मैं उसे बीम स्ट्रेंथ में डिजाइन कर रहा हूं, मैंने उसकी एफ एस निकाल ली 200, और उसकी एफ डब्ल्यू कितनी आ रही है, 150, तो वो तो पहले ही वियर में टूट गया था। एफ एस का क्या कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? एफएस का क्या करना, फिर वो तो बियर में टूट चुका है। इसीलिए क्या होना चाहिए, एफएस जो है वो बेसिकली क्या है, एफडी से बड़ा है ना। अगर मैं एफडी से रिलेट कर रहा हूँ एफडब्ल्यू को, तो क्या होगा, एफडब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन एफडी, एफडब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन एफडी। क्योंकि जो डायनामिक फोर्स हमारा लग रहा है, जैसे कि हमने एफएस और एफडी में सोचा था, एफएस शुड बी ग्रेटर देन एफडी, एफएस शुड बी ग्रेटर देन एफडी। यही चीज तो हमने समझी थी कि सेफ लिमिट में 180 डायनामिक स्टैटिक होगा, मतलब 200 हमारा स्टैटिक था, तो 180 तक पहुंचाएंगे तो डायनामिक कितना पहुंचा, 190 तक। तो एफ एस शुड बी ग्रेटर देन एफ डी, है ना। यहाँ पर एफ डब्ल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ डी। ठीक है, तो 150 से काम नहीं चलेगा जब तक एफ डब्ल्यू कितना ना हो मेरा, 200 ना हो या 210 ना हो। एफ डब्ल्यू इतना होगा तभी तो मैं सेफ रहूंगा वियर में। ठीक है, कि डायनामिक लोड एफ डी मतलब 180 है, 180 काम कर रहा है मेरा, 180 काम कर रहा है, करने दो उसे। बात क्लियर हो रही है ना? 180 काम कर रहा है, करने दो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो एफ डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन एफ डायनामिक के केस में। और अगर स्टैटिक के केस में बात करूं तो क्या होना चाहिए, एफ डब्ल्यू शुड बी सॉरी, एफ डब्ल्यू शुड बी, अगर स्टैटिक के सेंस में बात करूंगा, बीम में, जरा समझो जरा इस चीज को, एफ डब्ल्यू क्या है, वियर स्ट्रेंथ है, और एफ एस क्या है, मेरी बीम स्ट्रेंथ है। दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर, सेफ लिमिट में। ठीक है, अगर मैं 200 के आसपास में चल रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे, अब इस पर डिपेंड करेगा कौन सी चीज में उसे फेल करना है। अगर मुझे उसे वियर में फेल करना है, अगर उसे मुझे वियर में फेल करना है, तो एफ डब्ल्यू लेस देन होगी एफ एस से। अगर उसे मुझे बीम में फेल करना है, तो एफ एस किससे, एफ डब्ल्यू से लेस होगी। बात क्लियर है? क्लियर हो गई ना? ठीक है, और अगर मुझे उसे बीम में फेल करवाना है, वियर में उसे स्ट्रोंग रखना है, तो अब क्या होगा, एफ डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन एफ एस। यस और नो? ये डायनामिक वाला नहीं है, डायनामिक वाला एफएस के मल्टीप्लिकेशन में है, जबकि ये एफ डब्ल्यू क्या है, इस ये वाला है, कि वियर जो है वो हमारा ज्यादा फोर्स पर होना चाहिए अगर मुझे बीम स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन करना है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद मैंने ये वाली चीज बोली है। ठीक है, ठीक है, सर उस टाइम पे सर स्टैटिक जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा डायनामिक से। वेट जब स्टार्ट होगा, जब मैक्सिमम होगा तो स्टैटिक ज्यादा होगा डायनामिक।
नहीं देखो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जिस टाइम पर अमिताभ जी आप ये सोच रहे हो ना ऐसे कि स्टैटिक स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली ये इम्पैक्ट लग चुका है। रियल में क्या होता है, रियल में हमेशा इम्पैक्ट लग रहा होता है। हम जो डिजाइन कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं हम ऐसे, जो आप सोच रहे हो, जो डिजाइन होती है वो हमेशा कैसी होती है, ऐसी कि इसके ऊपर बैठा हुआ है आराम से, और ये अब ग्रेजुअली लगा रहा है, ये कभी भी आराम से नहीं बैठा। इस पर गियर हमेशा कैसे आता है, ऐसे। इस पर गियर हमेशा ऐसे आता है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, डायनामिक को, डायनामिक की कंडीशन में इसकी डिजाइन करेंगे, एफडी के कंडीशन में डिजाइन करेंगे, ना कि स्टैटिक के कंडीशन में। ठीक है, जो आप कह रहे हो ना, वो जो सेंस कह रहे हो, वो आप उससे कह रहे हो कि फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद जो रोलिंग करेगा तो क्या होगा, एफएस जो होगा वो कम हो जाएगा, जो फ्रिक्शन वाला फोर्स होता है, वहां से आप कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो। वो कॉन्सेप्ट था तब जब हम किसी चीज को स्टैटिक से ऐसे शुरू कर रहे हैं, फोर्स ऐसे लगा के। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन तो मैं मान सकता हूँ आपकी, बट वो सबसे पहली कंडीशन क्या हमेशा के लिए अवेलेबल है, नहीं। कि तुरंत जैसे ही वो एक बार गया, उसके बाद तुरंत ही ये वाली चीज आनी है, फिर वो बार बार आती ही रहेगी। हमारी डिजाइन तो इन बिटवीन है ना, ठीक है। और उस टाइम पर हमने उसे स्टैटिक माना, जबकि रियल में कभी भी वो स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है। डिजाइन हमेशा क्रिटिकल के हिसाब से होती है, ना कि वो हिसाब जो कि सबसे शुरू वाला है, ठीक है। क्लियर, तो ये सेंस हो गया। अब इसके बाद बस इतना हो गया यहाँ पर। ये हमारी कुछ कंडीशंस थी जो हमें डिजाइन में यूज होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, फर्स्ट कंडीशन थी हमारी जेड मिनिमम की बात, सेकंड कंडीशन थी हमारी मॉड्यूल की बात, एंड थर्ड कंडीशन थी हमारी वेयर स्ट्रेंथ की बात, ठीक है। आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि इसके हद से 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मान लीजिए जैसे कल के भी 2 आवर्स और आज के भी 2 आवर्स, ठीक है। हमने थोड़ा सा टॉम को भी रिवाइज किया, इस वजह से टाइम ज्यादा भी लगा है, थोड़ा सा मान सकते हैं इस चीज को। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ गियर का, क्या एक गियर डिजाइन का क्वेश्चन कर लेंगे। डिजाइन कल में समझा के तुरंत डिजाइन समझ में आ चुका है, बस अब मुझे क्या लिखना है, स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स 1 2 3 4 5 ऐसे करके। उनको किसके बेसिस पर समझाऊंगा, एक क्वेश्चन के बेसिस पर। एक क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे, उसके बाद क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बस चैप्टर एंड। और ये चैप्टर जो क्वेश्चंस हम डिजाइन करेंगे वो हद से 1 घंटे में ये सारे काम करने हैं, जिससे कि चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। क्लियर।